एक वक्त था जब हर शाम 8:30 बजे का मतलब होता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक नया एपिसोड। टीवी चालू, मम्मी किचन में डिनर बना रही होती थी और हम सब बैठे थे सोफे पे अपना दिन भर का स्ट्रेस भूल के। आज भी जब फ्री होते हैं या खाना खाते वक्त तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देखने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए चलो आज बात करते हैं कुछ ऐसी स्टोरीज की जो आज भी हमारे दिल में बसी हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्क। मेरी फेवरेट और यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली आर्क में से एक है जेठालाल इन पाकिस्तान आर्क। इस आर्क की शुरुआत होती है एपिसोड 790 से, जब गड़ा फैमिली अय्यर, बबीता, सोडी और टप्पू सेना कच्छ घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एक कैमल राइड के दौरान जेठालाल धोखे से बाकी सबसे अलग होकर पाकिस्तान पहुंच जाता है, जहां उसे पाकिस्तानी आर्मी इंडियन स्पाई समझकर पकड़ लेती है। लास्ट में जेठालाल बस तो जाता है, लेकिन इस आर्क या फिर कहो पाकिस्तान आर्क ने हमें शुरू से लेकर एंड तक एंगेज रखा एंड हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि आगे क्या होने वाला है। ये सब शुरू होता है जब वो लोग ट्रेन से कच्छ की जर्नी पर निकल जाते हैं और मुझे याद है कि शायद ये पहली बार था जब आशित मोदी के किसी इंटीग्रेशन ने मेरा खून नहीं खौलाया। ट्रेन के अंदर के जोक्स भी काफी एंटरटेनिंग थे एंड कच्छ पहुंचने के बाद तो चाहे वो जेठालाल और अय्यर का मिर्ची कॉम्पिटिशन हो या फिर वो खूबसूरत व्हाइट रन के सीन्स, ये सब काफी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग था। और फिर जब कच्छ आर्क खत्म हुआ तो जेठालाल पाकिस्तान पहुंच जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है एक अमेजिंग और माइंड ब्लोइंगली रिटर्न स्टोरी, जिसमें हंसना और रोना दोनों ही आता है। जेठालाल का पाकिस्तान कैप्टिव्स के साथ हंसी भरी बातें या फिर उसका हॉरिफाइंग टॉर्चर जो उसने वहां झेला, हम कभी भी नहीं भूल सकते। वैसे तो ये पूरा आर्क एक रोलर कोस्टर था इमोशंस का, लेकिन जेठालाल का पाकिस्तानी सोल्जर से फोन मांग के दया को किया हुआ 10 सेकंड का कॉल भी इतना इमोशनल था कि आज के एक पूरे एपिसोड से भी ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। इस आर्क ने ये भी दिखाया कि अगर कोई पाकिस्तान में फंस जाए तो एक आम आदमी को वहां से वापस लाना कितना मुश्किल हो सकता है। दया, चंपक और टप्पू कच्छ से दिल्ली जाते हैं, अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह जेठालाल को वापस ला सकें। मैं तब काफी छोटा था, लेकिन मेरा कनेक्शन शो के साथ बहुत ज्यादा गहरा था। इसीलिए जब जेठालाल को इतनी स्ट्रगल से गुजरते देखा तो सच में मैं काफी उदास हो गया था। वैसे ये बात छोटी हो या बड़ी, कभी कभी चंपक, दया और टप्पू काफी इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया हर कैरेक्टर परफेक्टली रिटन था। सोडी का रोल भी काफी स्मार्ट और सीरियस बना दिया गया था और एंडिंग ने सारा स्ट्रेस दूर कर दिया जब हमें पता चला कि करीम खान जेठालाल के दादाजी श्री जयंतीलाल गड़ा के दोस्त का पोता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जेठालाल को रिलीज कर दिया जाता है और वापस वो इंडिया आ जाता है। एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दिस, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज जब जेठालाल भारत की सरजमीन पे आके चिल्लाता है वंदे मातरम। और सिर्फ यही नहीं, इस आर्क में कई और भी इमोशनल सीन थे, वो भी बिना शो की असली कॉमेडी को खोए। ये आर्क खत्म होता है बागा के एयरपोर्ट पे पटाखे फोड़ने से, जिसमें जेठालाल फिर से जेल जाते आते रह जाता है और मेहता साहब निकल जाते हैं अपनी दोस्त के लिए मन्नत पूरी करने। वैसे तो ये थी मेरी थॉट्स इस आर्क को लेके, बट लेट मी नो योर्स in the comments below. You will definitely get a reply. While the Pakistan arc gave us a perfect mix of humor and emotion, अगला आर्क था जो हॉरर और कॉमेडी से भरा हुआ था और आपने सही गेस किया, वो था भूतनी आर्क। ये आर्क शुरू होता है एपिसोड 414 में, जब जेठालाल को पहली बार भूतनी दिखती है। वैसे तो बाद में ये पता चल जाता है कि ये भूतनी एक्चुअली फेक थी। द होल आर्क वाज जस्ट फिल्ड विद लाफ्टर। इनफैक्ट अगर आई थिंक आज भी वी आर कंफ्यूज्ड कि आज खाना खाते टाइम कौन सा आर्क देखा जाए, तो सबसे पहले TMKOC भूतनी लिख के यही एपिसोड देखने लग जाते हैं। ये आर्क इतने सारे एंगेजिंग मोमेंट से भरा हुआ था कि आज भी ये शुरू से लेकर एंड तक पीक स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये सब शुरू होता है जब जेठालाल रात को अकेले सोसाइटी की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लेडी दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि भाई साहब घोर बंदर किधर है, और जेठालाल को डरा के वहां से गायब हो जाती है। जेठा ये बात घर आके गड़ा फैमिली को बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद ये उसका एक भ्रम है। लेकिन उसी रात वो सेम भूतनी दिखती है चंपक को, जिसका डरने का तरीका और वो जेठालाल और दया को बुलाने वाले अमेजिंग सीन्स हम कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद यही भूतनी दिखती है भिड़े को, जो इतना डर जाता है कि बेचारे को बुखार चढ़ जाता है। इनफैक्ट वो तो भूतनी को सपने में भी देखने लग जाता है। वैसे तो मैं भी तब छोटा था, तो थोड़ा सा डर तो मुझे भी लगा, लेकिन एक बात तो है, भिड़े का बुखार हमें ये दिखाता है कि जेठालाल मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जिस भूतनी को देख के भिड़े को बुखार आया था उसे जेठालाल ने सबसे पहले देखा था एंड ही वाज स्टिल फाइन विद नो इश्यूज। एंड इवन चंपकलाल ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल फनी रिएक्शन। इनफैक्ट पोपटलाल तो स्केलेटन देख के इतना डर जाता है कि बेहोश ही हो जाता है और होश में आने के बाद वो अपने घर ही जाने को तैयार नहीं होता और डॉक्टर हाथी के वहां उस रात को गुजारता है। और इन्हीं सब में हमारे पंचिंग बैग अय्यर को भी बहुत मार पड़ती है और उन्हें फेंक दिया जाता है छपरे के ऊपर। दिस आर्क गेव अस सो मेनी फनी सीन्स। वो चंपकलाल का जेठालाल की गोद में बैठना हो या भूत भगाने आए हुए सोसाइटी में दो नकली बाबाओं का उसी भूतनी से डर के भाग जाना,
एवरीथिंग वाज सो एंगेजिंग जब तक ये ड्रग माफिया गैंग पकड़ा नहीं गया। इनफैक्ट इस आर्क में टप्पू सेना एक्टेड विद सो मच ऑफ ब्रेवरी, लेकिन आज इनको सोसाइटी में डेकोरेशन करने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। While this arc ended with the funny चंपकलाल का हंसने वाला एपिसोड जिसमें भूतनी उसे दोबारा डरा देती है, the episodes are rewatched millions of time and I think ये जल्दी रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये आर्क लगभग 10 बार देख चुका हूँ। एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने डरावनी दुल्हन वाले आर्क में सेम हॉरर कॉमेडी वाला मेथड ट्राई किया, विच आई हेट द मोस्ट। इनफैक्ट सिर्फ पोपटलाल की ड्रीम में शादी करवाने के लिए दे रिकास्टेड ममता दत्ता, जिसने उस भूतनी का रोल प्ले किया था। देखो यार, द ओजी भूतनी आर्क सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बेस्ट आर्क में से एक है, जो हॉरर और कॉमेडी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था और हमें पूरे एंटरटेनमेंट से भर देता है। लेट मी नो योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम दिस आर्क इन द कमेंट्स एंड तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट आर्क पे। अगला आर्क मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे फेवरेट आर्क है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपका भी होगा। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट हिलेरियस, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल, द मोस्ट आइकॉनिक, द अल्टीमेट मास्टर ऑफ लाफ्टर, द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, द एब्सोल्यूट जेम दैट विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड इन द हार्ट ऑफ फैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन मी as we witness the legendary टैंकर आर्क। देखो यार, टैंकर आर्क के बारे में जो भी बोलूं वो कम है। इसकी शुरुआत होती है जब एपिसोड 383 में सोडी अपने घर का नल खुला भूल जाता है एंड होता है टैंकर आने के बाद सबको पानी मिलने के बाद। इसी बीच इस सब में इतने हिलेरियस सीन होते हैं कि क्या ही कहना। मेन इशू ये था कि जेठालाल के घर सुंदर और उसके बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं और सोसाइटी का सारा पानी यूज कर लेते हैं। इसी बीच पोपटलाल को छाटा भी पड़ता है एंड जब सोसाइटी का पानी खत्म हो जाता है सब इंतजार करते हैं टैंकर आने का, और टैंकर आने से लेकर टैंकर जाने तक ईच एंड एवरी सीन वाज रिटन, परफॉर्म्ड, एग्जीक्यूटेड इन सच अ वे कि भैया मेरे लिए तो इस आर्क का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। टैंकर आते ही भिड़े अब्दुल से डांट खाता है टैंकर के रेट को लेके एंड दैट वाज सो सेटिस्फाइंग। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि अब्दुल कोई पुराना बदला निकाल रहा है। बाद में जब भिड़े सबको बुलाता है, दया के बहुत सारे बर्तन पकड़ना, भिड़े का माधवी के मायके से आई हुई बाल्टी को गिराने पर माधवी का बाल्टी की चिंता करना, जेठालाल का पैर मटके में फंसना, एवरी लिटिल माइन्यूट सीन वाज सो हिलेरियस कि अगर आप कंपेयर करो तो इनकी कॉमेडी आज के 5 एपिसोड को मिला के भी नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, अगर जेठालाल का पैर 2000 एपिसोड के बाद वाली किसी एपिसोड में मटके में फंसा होता तो ये 10 एपिसोड उसी में खींच लेते, जस्ट लाइक द आर्क जहां चंपकलाल के पैर दरवाजे से चिपक जाते हैं। और ये चीज सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। जेठालाल के मटके से पांव निकल जाने के बाद जब सोडी पानी का नलका खोलता है तो चंपकलाल पानी के प्रेशर से दरवाजे में चिपक जाता है एंड दैट फेमस बंद कर मोमेंट कैन नेवर बी फॉरगेटन। पोपटलाल की पानी की बाल्टी टूट जाती है और जेठालाल जो मेहनत करके बबीता के लिए पानी लाया था वो पानी पोपट चुरा के भाग जाता है। एंड आई मीन टू से इट जस्ट डज नॉट एंड। इस आर्क को कोई भी किसी भी एपिसोड या किसी भी सीन उठा के आप देख सकते हो and you will enjoy it. And maybe this is the reason when I watched the episodes of new Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, the aura of the old episodes is nowhere to be found. क्योंकि जो आर्क मैंने अभी डिस्कस किए वो आर्क शो के स्टेटस को इतना हाई कर चुके थे कि उस टाइम शो का कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। और सच बोलूं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कभी किसी सीरियल ने कोई टक्कर दी ही नहीं। डर सिर्फ इतना था कि शुरू के 1500 एपिसोड में आपका स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया गया था कि आप खुद से ही कम्पीट नहीं कर पाए। वैसे तो ये कुछ ही लेजेंडरी आर्क्स थे एंड मैं जानता हूँ कि आप सबके पास भी अपने अपने फेवरेट मोमेंट जरूर होंगे इस शो से रिलेटेड, तो कमेंट में बता दो सो दैट आई कैन ब्रिंग देम इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में। पिछली वीडियो में हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ आइकॉनिक एंड मोस्ट एंटरटेनिंग आर्क्स डिस्कस किए थे, जैसे टैंकर आर्क, भूतनी आर्क और वो लेजेंडरी जेठालाल इन पाकिस्तान आर्क। और मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतने क्रेजी रिस्पॉन्सेज दोगे। कमेंट में तो लिटरली फ्लड आ गया और सब अपने अपने फेवरेट आर्क्स शेयर करने लगे थे। एंड ये सब चीजें बताती हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक शो नहीं है, एक मोशन है। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और अंडररेटेड बट ब्रिलियंट आर्क्स जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाते हैं। शो के सबसे अंडररेटेड और रिलेटेबल आर्क में से एक है भिड़े का 1 करोड़ का जैकपॉट स्कैम। भाई इसमें इमोशन भी था, ग्रीड भी और फुल ऑन कॉमेडी भी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ईमेल से जिसमें भिड़े को पता चलता है कि उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट से। बस फिर क्या था, हमारे एकदम सतर्क और समझदार सेक्रेटरी भिड़े साहब ने बिना सोचे समझे अपने सपने देखने शुरू कर दिए और हवा में उड़ने लगे। मातमी और भिड़े के वो छोटे छोटे ड्रीम्स गोल्डन मोमेंट थे इस आर्क के, जैसे भिड़े का दुबई का प्रिंस को ट्यूशन पढ़ाने जाने का सपना, सोसाइटी में माधवी के रुतबे का सपना, माधवी का डायमंड सेट या भिड़े का सोसाइटी में नाचना। यही इनोसेंस इस आर्क की ब्यूटी थी, जहाँ 1 करोड़ जीतने का मतलब था थोड़ा सुकून और छोटी छोटी खुशियां। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब भिड़े लगभग 1.5 लाख रुपए उन फ्रॉड करने वालों के अकाउंट
अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और इतना ही नहीं, उसने जो ज्वेलरी गिरवी रखी थी वो ज्वेलर भी स्कैमर निकलता है, मतलब फुल ऑन डबल धोखा। एंड बाद में उसे पता चलता है कि वो एक ईमेल फ्रॉड का शिकार हो चुका है। इस आर्क को लेजेंडरी बनाता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम था गफूर घिसेला। गफूर घिसेला जो वसूली करने आता है और अपने डायलॉग्स, एटीट्यूड और फनी एक्सप्रेशन से पूरा सीन स्टील कर लेता है। गफूर आज भी तारक मेहता के उल्टे चश्मा के मीम कल्चर का एक परमानेंट मेंबर है। उसके कुछ सीन्स जैसे हम सब शरीफ लोग हैं या वो चद्दर लेके जब सोसाइटी वाले उसको मारने आ रहे होते हैं, वो मेरा फेवरेट है। इस आर्क की सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने भिड़े का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे सपोर्ट किया। पोपटलाल ने तो इवन अपना इंटेलिजेंट मोड ऑन करके साइबर सेल को इन्वॉल्व किया और उनकी हेल्प से ये लोग स्कैमर तक भी पहुंच गए। जेठालाल का वो मराठी विल्सन को अपना इंट्रो देने वाला सीन, इट वाज जस्ट हिलेरियस। जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आर्क सिर्फ एक वार्निंग नहीं था ऑनलाइन फ्रॉड के अगेंस्ट। ये दिखाता है कि जब पूरी सोसाइटी एक हो जाए तो स्कैमर क्या, कोई भी इनके आगे नहीं टिक सकता। भिड़े का सपना जरूर टूटा, लेकिन उसकी इज्जत और सपोर्ट उसके साथ था। इसके बाद आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्क, जो था पोपटलाल का मिस कॉल आर्क। इस आर्क में सब कुछ था, मिसअंडरस्टैंडिंग, फुल ऑन कंफ्यूजन और पोपटलाल की आइकॉनिक पिटाई। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां वैजंती नाम की लड़की रेस्टोरेंट के रिसेप्शनिस्ट मूर्ति को अपना नंबर देती है और बोलती है सिर्फ मिस कॉल करना, मैं जब फ्री होंगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। लेकिन पोपटलाल शादी की बुरी तकदीर लेके ये सोच लेता है कि वैजंती उसे अपना नंबर दे रही है। वो तुरंत वो नंबर नोट कर लेता है, लेकिन नोट करते वक्त भी वो एक गलती कर देता है और वो नंबर एक्चुअली बबीता का निकलता है। फिर पोपटलाल का दिमाग बावला मोड में ऑन हो जाता है और वो वैजंती की बजाय बबीता को ही मिस कॉल करने लग जाता है। और इससे बड़ा पोपट कोई और कर भी नहीं सकता सिवाय जेठालाल के। बाद में जब अय्यर को पता चलता है कि बबीता के फोन पे मिस कॉल आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही था, अय्यर जेठालाल पे शक करने लग जाता है और अय्यर को लगता है कि ये काम जेठालाल ही कर रहा है। वैसे उसे ऐसा क्यों लगता है, इसके पिछले एपिसोड में एक ऐसा सीन हुआ था, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, कमेंट्स में। बाद में सब्जी वाली सुनीता पोपटलाल को बहला फुसला के रेस्टोरेंट बुला लेती है और वहाँ पोपटलाल फुल जोकर आउटफिट में आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई इट वाज नेसेसरी। आई मीन यार, कौन जाता है ऐसे अपने रिश्ते की बात करने के लिए? एंड शायद इन्हीं कपड़ों की वजह से सोसाइटी वाले से पहचान नहीं पाते एंड उसे आवारा समझ के और ज्यादा पिटाई कर देते हैं। ये वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लास में क्लियर हो जाती है एंड सब सॉर्ट हो जाता है, लेकिन दिस सीन इज स्टिल माई फेवरेट। इतना मारा भाई को ऐसे मारता है क्या? इसके अलावा अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मोस्ट अंडररेटेड और प्योर कॉमेडी आर्क की बात करें, तो भिड़े के गले में सीटी अटकने वाला आर्क भी डेफिनेटली इस लिस्ट में होना चाहिए। इसमें लॉजिक से ज्यादा लाफ्टर था और भिड़े माधवी की जोड़ी ने फुल एंटरटेनमेंट का डोज दिया था। सब शुरू होता है जब टप्पू सेना एक नए टूथपेस्ट का क्रेज ले आती है, जिसके साथ फ्री में मिलती है एक छोटी सीटी। सोनू भी जिद करके भिड़े से वो टूथपेस्ट मंगा लेती है और भिड़े भी बेचारा पीयर प्रेशर में आके वो सीटी ले आता है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब भिड़े उस सीटी को ट्राई करता है और ट्राई करते वक्त वो सीटी उसके गले में ही अटक जाती है। और फिर शुरू होता है ये दमदार आर्क, जहाँ कभी वैक्यूम क्लीनर उसके मुंह में घुसेड़ दिया जाता है तो कभी उसके पीठ पे मुक्के पड़ते हैं। हर सीन इतना ओवर द टॉप हिलेरियस था कि हंसी रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। हर बार जब भिड़े कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सीटी बजती थी, जो कि प्योर कॉमेडी गोल्ड था। बबीता जी और अय्यर के साथ जो सीन थे वो भी काफी अमेजिंग थे। लेकिन इस आर्क की असली हीरो थी माधवी भिड़े। भाई उसने तो पूरी सिचुएशन में अपनी चार्म और कॉमेडिक टाइमिंग से जान डाल दी थी। जब भिड़े सिटी वॉइस में कुछ बोलता था तो माधवी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका ट्रांसलेशन करने लगती थी। हाथी हाथी डॉक्टर हाथी उसका टीम वर्क, वो भिड़े का हेल्पलेस बॉडी लैंग्वेज और माधवी का फुल ट्रांसलेटर मोड प्योर कॉमेडी ऑफ एरर्स था, जिसमें सब एक्टर्स का टाइमिंग ऑन पॉइंट था। इस आर्क में कोई बुरा सीन था ही नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। वैसे इस आर्क के अलावा भी एक और आइकॉनिक कॉमेडी पैक्ड आर्क है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। वो था संग्राम सिंह का आम चोरी करने वाला आर्क। इसमें टप्पू सेना की मस्ती, सोसाइटी के झूठ और गोकुलधाम की फेट, इन सब का परफेक्ट तड़का है। ये सब शुरू होता है टप्पू सेना संग्राम सिंह के बगीचे में कच्ची कैरी तोड़ने चली जाती है। एकदम टिपिकल चाइल्डहुड एडवेंचर, लेकिन भागते वक्त गोगी बेचारा एक पेड़ पे अटक जाता है और संग्राम सिंह उसे पकड़ लेता है। फिर टप्पू सेना के बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचता और उन्हें पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ता है और यहीं से शुरू होती है हंगामे की असली लड़ी। भिड़े का डायलॉग जहाँ वो गोली को झाड़िया बोल देता है या आम के बदले आदमी देना हो, या उस भी सबसे ज्यादा सेवेज मोमेंट था जब संग्राम सिंह इंग्लिश में कोमल का एटीट्यूड ठीक कर देता है। Please call the police. I have the evidence. To this date,
दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में कोमल हाथी बहुत अजीब अजीब से कमेंट करती है और उसे कोई जवाब नहीं देता, बट दिस वाज टोटली ऑन पॉइंट। और उसके बाद आता है वो ऑस्कर वर्दी ट्विस्ट जब अय्यर और बबीता गोगी के माँ बाप बनके संग्राम सिंह के आगे आ जाते हैं, क्योंकि रोशन और सोढ़ी अमृतसर में होते हैं। अय्यर की फोर्स्ड बल्ले बल्ले और बबीता जी का सलवार सूट में ब्लश करना कॉमेडी ऑन इट्स फाइनेस्ट था। और बेचारा जेठालाल भी अलग अलग रीजंस देके हमें बहुत मजे दिलवा रहा था, बीट वो पेड़ पे न चढ़ने के बहाने हो या फिर वो गलत आदमी को संग्राम सिंह समझना, एवरीथिंग वाज डाउन परफेक्ट। और संग्राम सिंह का पोपटलाल को हवा में उड़ा देना आखिर कौन ही भूल सकता है। वैसे इस आर्क की एंडिंग भी काफी इमोशनल थी एंड इट वाज नेसेसरी टू जस्टिफाई संग्राम्स एक्शंस टुवर्ड गोगी, लेकिन ये आर्क तारक मेहता की प्योर कॉमेडी को डिफाइन करता है, मैडनेस, बॉन्डिंग और फुल ब्लोन लाफ्टर एंड देन एन इमोशनल एंडिंग। एंड वहीं इसके बाद एक और अंडररेटेड आर्क है मेरे खाने खाते टाइम का फेवरेट, तारक मेहता का चीटिंग आर्क की शुरुआत होती है जब अंजलि भाभी एक्सीडेंटली तारक के लैपटॉप में कविता नाम की लड़की के साथ हो रही ऑनलाइन चैट देख लेती है। बस फिर क्या था, उसका डाउट पक्का हो जाता है कि तारक मेहता उससे चीटिंग कर रहा है। प्यार से डाइट खिलाने वाली अंजलि का दिमाग गर्म हो जाता है और वो अपने मायके जाने तक का डिसीजन ले लेती है। यहाँ से इस आर्क की शुरुआत होती है जब अंजलि जेठालाल और दया को ये सब बातें बताती है। और इसके बाद जेठालाल का परफेक्ट रिस्पॉन्स, अरे वाह ये फटाकड़ी कौन है। जेठालाल वैसे तो शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसके भी होश उड़े हुए थे। जेठालाल और तारक के बीच में तारक के घर में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो भी हिलेरियस थी। While this arc was a bit dramatic, but इसमें कॉमेडी पैरेलली चल रही थी। चंपक चाचा का महतूस वाला रिएक्शन, कंपाउंड में एंग्री डांस या फिर जेठालाल का चंपक को घर की बालकनी में ले जाने वाली कम्युनिकेशन हो, एवरीथिंग वाज टॉप टियर मीम मटेरियल। लास्ट में पता चलता है कि कविता असली में तारक की मुंह वाली बहन है जिसकी फेक आईडी एक लड़का ऑपरेट कर रहा था और तारक कविता की हेल्प करने की कोशिश के लिए ही पुलिस स्टेशन गया था। और चेरी ऑन द केक ये था कि पोपटलाल भी उस फेक कविता का आईडी का शिकार बन चुका होता है। बेचारा पोपटलाल तो शगुन लेके कविता के घर तक पहुंच जाता है, रेडी टू बिकम अ डोला। और जब कविता उसे अंकल बोल देती है, हाँ वो मैं नहीं थी अंकल। और पुलिस वाले पोपटलाल को उसका बाप समझ लेते हैं। बस यही सब मोमेंट थे जहां हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फ्रॉम फटाकड़ी टू पापा पोपटलाल, दिस आर्क वाज अ chaotic रोलर कोस्टर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फुल ब्लोन मैडनेस। और ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा। अरे ऐसे 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 जैसे खड़े रहना लेकिन खड़े रहना। देखो यार, चाहे वो भिड़े का 1 करोड़ का आर्क हो, पोपटलाल के मिस कॉल वाला पोपट या फिर भिड़े के गले में सीटी अटकी हो, इन सब ने हमें वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिया जहां कॉमेडी फोर्स नहीं थी, नेचुरली निकलती थी, जहां हर एपिसोड एक याद बन जाता था। वैसे ये तो थे मेरे कुछ फेवरेट आर्क, पर आप अपने फेवरेट आर्क्स और सीन्स मुझे कमेंट से जरूर बताना, सो दैट वी कैन डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उन आर्क्स की जो मैं चाहे कितनी भी बार देख लूं कभी भी बोर नहीं होता। और अगर आप भी मेरी तरह खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरुआत करते हैं पहले आर्क से। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1255 के अराउंड चंपकलाल को एकदम से हिचकी आनी शुरू हो जाती है और वहीं से स्टार्ट होता है 3-4 एपिसोड का एक छोटा सा लेकिन धमाकेदार कॉमेडी आर्क। मजा तो पहले ही सीन से शुरू हो जाता है जब दया और जेठालाल बापूजी को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हनी समझकर कैस्टर ऑयल पिला देते हैं। उसके बाद अंजलि आती है और चंपकलाल को कंबल उड़ाती है। उसके बाद बबीता जी और अय्यर आने के बाद भी काफी कॉमेडी सीन्स होते हैं, लेकिन चंपकलाल के हिकअप जाते नहीं। मेरे लिए सबसे फनी मोमेंट वो था जब लोग बार बार आके चंपकलाल को पानी पीने के लिए बोल रहे थे, जिस वजह से चंपकलाल गुस्सा कर रहा था। पूरे एपिसोड में इतनी नेचुरल कॉमेडी लगती थी कि एक बार भी नहीं लगा कि ये सब स्क्रिप्टेड है। और फिर आता है सबसे फनी ट्विस्ट, दया का आइडिया। उसने बोला कि क्यों ना चाचा जी को कुत्ते से डराया जाए और जैसे ही चंपकलाल डर के पीछे हटेगा हिकअप खुद ही ठीक हो जाएंगे। और गेस व्हाट, होता भी ऐसे ही है। 1 सेकंड में उनकी हिकअप ठीक हो जाती है और ये आग देखते ही देखते खत्म हो जाता है। देखो ये आग बहुत ही छोटा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आज भी अगर कोई हिकअप्स का याद दिला दे तो मुझे चंपकलाल की ही याद आती है। और इस आर्क में मेरा फेवरेट सीन था जी था बीबा वाला सीन, और इसीलिए ये आर्क मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में पक्का आएगा। अब बात करते हैं अगले बेस्ट आर्क की, जो था सोसाइटी के गेट पे टेम्पो फंसने वाला आर्क। सीन स्टार्ट होता है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि गेट पर एक बड़ा सा टेम्पो अटक गया है,
चंपक चाचा भी उनके साथ नीचे होते हैं और फिर पूरी सोसाइटी नीचे जमा हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है जुगाड़ों की बारिश। बच्चे स्कूल जाने के लिए छपरे के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन छपरा टूट जाता है जिससे सबका रास्ता भी दोबारा से बंद हो जाता है। उसके बाद तारक मेहता को अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है, तो एक वुडन प्लैंक का जुगाड़ बनाया जाता है जिसके ऊपर चढ़ के वो सोसाइटी से बाहर जाता है, जिसमें अय्यर को चोट भी लग जाती है। इसके बाद दया भी अपना एक आइडिया लगाती है जिसमें वो लोग दीवार के ऊपर एक झूला टांग देते हैं ताकि डॉक्टर सोसाइटी के अंदर आ सके और अय्यर का इलाज कर सके। इसी आर्क में जेठालाल भिड़े और अय्यर की नोकझोंक भी अलग लेवल की थी। कभी जेठालाल कहता है कि ये ट्रक मेरे लिए नहीं भेजा गया, और कभी वो अय्यर पे इल्जाम लगाता है कि क्योंकि इस ट्रक का मुंह तुम्हारे फ्लैट की तरफ को है, ये ट्रक पक्का तुम्हारे लिए ही आया है। और जब लास्ट में ट्रक ड्राइवर आके सच बताता है तो वो टेम्पो सोसाइटी में किसी का निकलता ही नहीं, बस वहीं पे पूरा एक परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। अगर मैं सीरियसली कहूँ तो ये आर्क मेरे लिए काफी यादगार है और इसीलिए मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में डेफिनेटली आता है। इसके बाद बात करते हैं जेठालाल की किडनैप होने वाले आर्क की, जो शो की स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में आया था। यहाँ 3 गुंडे जेठालाल को 1000 रुपए का लालच देके किडनैप कर लेते हैं और ले जाते हैं अपने अड्डे पर। इसके बाद शुरू होती है इस आर्क की कॉमेडी, जहां जेठालाल तो किडनैप हो चुका होता है, लेकिन किडनैपर्स और चंपकलाल के बीच रैंसम मनी को लेकर जो नोकझोंक होती है वो देखने लायक थी। ऊपर से दया का भी इस आर्क में अपना अलग ही टच था, जो जेठालाल के लिए बैगन का भरता बचा के इंतजार कर रही होती है। इस आर्क के एंड में टप्पू सेना ने इस केस को रिजॉल्व कर दिया था, क्योंकि उन्होंने किडनैपर के 2 आदमी को पकड़ लिया था और उसके बदले उन्होंने जेठालाल को छुड़वा लिया। ये आर्क काफी पुराना है, लेकिन फिर भी मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में हमेशा रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद चलते हैं एक और मस्त वाले आर्क की तरफ, जहां जेठालाल और मेहता साहब सुबह सुबह गेट पर आ रहे होते हैं और उन्हें मिलता है एक बाबा, जो उन्हें भोले बाबा का प्रसाद देते हैं। उस प्रसाद में होती है भांग। तारक उसे मना करता है, लेकिन जेठालाल नहीं मानता और लड्डू खा के डूब जाता है भांग के नशे में। इसके बाद जो होता है वो टोटल धमाका था। जेठालाल बार बार तारक मेहता से कहता है कि वो बबीता जी से अपने दिल की बात बोल देगा। तारक उसे कंट्रोल करने के लिए जेठालाल को अपने घर ले जाता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। वहीं दिक्कत ये थी कि सोसाइटी वाले जेठालाल को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको जाना होता है शिव मंदिर में पोपटलाल की शादी के उपाय के लिए। एंड में मेहता साहब जेठालाल को उल्टी करवा के उसका नशा उतरवा देते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। इन सब के बीच जो भी कुछ हुआ वो काफी देखने लायक था, और मैं आज भी इस आर्क को काफी बार रिपीट करके देख चुका हूँ। इसीलिए इस आर्क को भी मैं अपनी बेस्ट आर्क की लिस्ट में जरूर रखूंगा। इसके बाद बात करते हैं खोटे क्लास वाले आर्क की। यहाँ होता कुछ ऐसा है कि सोसाइटी के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, लेकिन जब जेठालाल घर आ रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है एक बैनर पे, जो खोटे क्लासेस का बैनर था। उस बैनर पे लगी होती है सोनू की फोटो और लिखा होता है कि सोनू ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है। ये देखकर जेठालाल काफी कंफ्यूज हो जाता है और सीधा भिड़े को कन्फ्रंट करता है, वो भी काफी गुस्से में। भिड़े सीधा स्पष्ट बोलता है कि सोनू ने कभी उस क्लास में पढ़ाई नहीं की। इसके बाद पूरी सोसाइटी के मर्द जाते हैं खोटे क्लासेस में, जहाँ खोटे भिड़े को धमकाता है कि चाहे सोनू ने यहाँ से पढ़ा हो या ना हो, उसका नाम तो वो जरूर यूज करेगा, और अगर भिड़े ने किसी और को इस बारे में बताने की कोशिश करी तो वो कुछ भी कर सकता है। ये आर्क अब तक के तारक मेहता की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्विस्ट में से एक लेके आता है। जो बिल्डअप था, जिस तरह का सस्पेंस क्रिएट हुआ और कैसे सोसाइटी के किसी अपने ही बंदे ने इन सबको धोखा दिया, वो देखने लायक था। लेटर पार्ट थोड़ा प्रिडिक्टेबल था, लेकिन जो रिवील हुआ और उसका बिल्डअप शो का सबसे सस्पेंसफुल मोमेंट था, और इन्हीं सब की वजह से ये आर्क मेरी लिस्ट में इंक्लूडेड है। फिर आते हैं एपिसोड 711 वाले आर्क की तरफ। ये था दशहरा स्पेशल, जहां गोकुल धाम में डिसाइड होता है कि जेठालाल ही राम जी बनकर रावण का दहन करेगा, क्योंकि उसने ही रावण का पुतला स्पॉन्सर किया था। तभी एक ट्विस्ट आता है जब जेठालाल को सपने में असली रावण दिखाई देने लगता है, जो उसे धमकी देता है कि अगर तूने मुझे जलाया तो मैं तुझे ही अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर जेठालाल इतना घबरा जाता है कि वो दहन से पीछे हट जाता है। इस आर्क का ये हिस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग था, जहां जेठालाल फाइनली सोचता है कि वो राम जी बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो मर्यादा और क्वालिटीज ही नहीं है जो राम के अंदर थी। वो ये भी कहता है कि अगर कोई भी ये सोचता है कि उसमें प्रभु श्री राम वाले कोई भी गुण हैं, तो वो बिल्कुल रावण का दहन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ये बात सुन के पूरी सोसाइटी भी उससे एग्री कर लेती है, लेकिन जब दशहरा का टाइम आता है तो रावण तो दहन करना ही है। तब स्टेज संभालते हैं रामलीला वाले कुछ लोग और वही रावण के पुतले को जला देते हैं। ऑनेस्टली आज भी सोचो तो ये आर्क काफी यूनिक था। पहले के सपने वाले आर्क हमेशा अलग टेस्ट देते थे और कभी बोर नहीं करते थे। ये रावण का सपना भी उतना ही एंटरटेनिंग और मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन डिजर्व करता है। इसके बाद बात करते हैं बापूजी के पोस्टर वाले आर्क की, और ऑनेस्टली ये आर्क देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया था, और शायद इसी वजह से ये फैन फेवरेट भी है। इसकी कहानी भी सिंपल बट सुपर एंटरटेनिंग थी,
चंपकलाल रोड पर एक लड़के विकी को समझाता है कि उसने ऑटो पे गुटखा थूक दिया था। विकी सॉरी बोलता है, लेकिन उसी टाइम चंपकलाल की गुस्से वाली एक फोटो खींच लेता है और वही फोटो बन जाती है एक बड़े धमाके की वजह। विकी पूरे शहर में चंपकलाल के फेक पोस्टर चिपका देता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी मेंटल कंडीशन खराब है और जो भी उसे घर वापस छोड़कर आएगा उसे इनाम मिलेगा। और फिर असली हंगामा शुरू हो जाता है। जहाँ पे चंपकलाल रोड पर जाता है, लोग लिटरली उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, ताकि उसको घर छोड़ के इनाम की रकम हासिल की जा सके। जितना फनी और धमाकेदार बिल्डअप था, उतना ही सिंपल और दिल को छू लेने वाली इसकी एंडिंग थी। जब विकी को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, तब वो खुद सोसाइटी में आके सबसे माफी मांगता है, इंक्लूडिंग चंपकलाल। चंपकलाल भी बिना किसी गिले शिकवे के उसे माफ कर देता है और यही दो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की असली ब्यूटी है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एंड में सब एक फैमिली की तरह खत्म करते हैं। ये आर्क हमेशा की ही तरह विकी के हृदय परिवर्तन के साथ क्लोज हो जाता है। वैसे उस टाइम के फनी सिचुएशन अलग ही लेवल पे थे और चंपकलाल का इरिटेशन, हेल्पलेसनेस देखकर वैसे ही एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आर्क जेन्युइनली बेस्ट आर्क की लिस्ट में होना ही चाहिए। बट ये तो था पार्ट 3 तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बेस्ट आर्क की मेरी लिस्ट का। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एक टाइम था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने सबको हंसा हंसा के पागल कर दिया था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे टेक्स्ट भी आए हैं जो ना सिर्फ बोरिंग थे बल्कि कभी कभी फैंस के पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट बन जाते थे। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे ऐसे ही कुछ वॉर स्टोरीज का पोस्टमार्टम, जिसको देख के लगता है कि ये स्टोरी पक्का कुछ गलत फूंक के लिखी गई है। ऑल्सो दीज आर माई पर्सनल चॉइसेस, तो अगर आप डिसएग्री करते हो इन चॉइसेस से तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एंड अराउंड 90% से ज्यादा व्यूज अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं खुशी आर्क की। ऑनेस्टली मुझे ये ट्रैक देखकर लगा था कि राइटर्स ने ये आर्क किसी यूट्यूब शॉर्ट से उठाया है, जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी और रिलेटेबल मोमेंट्स के लिए जाना जाता है। वहीं ये आर्क ऐसा था जहां से लगने लगा था कि शो अपनी असली वाइब खो रहा है। ओह खुशी मेरी सोनी परी वाला गाना सुन के लिटरली मेरे दिमाग का दही हो गया था। ये यार कितना रिपीटेटिव और इरिटेटिंग था कि मैंने तो इसके कुछ एपिसोड स्किप भी कर दिए थे। और मुझे लगता है कि इसी आर्क से दया का कैरेक्टर भी थोड़ा सा ओवर द टॉप होने लगा था। पहले जहां दया थोड़ी सी सीधी और हल्का चालाक कैरेक्टर थी, जहां से वो बिना मतलब की ओवरली इमोशनल और अनरियलिस्टिक महान बनने लगी थी, जैसे कि एक अन्नपूर्णा टाइप लेडी। जिस दया की हरकतों पर हमें पहले हंसी आती थी, उसी दया की वॉइस और सीन्स एनोइंग लगने लगे थे। आई स्टिल लाइक दिस आर्क क्योंकि इसका सोशल मैसेज बहुत अच्छा था, बट ट्रस्ट मी हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी भी लेसन्स के लिए नहीं देखा। हमें उससे कॉमेडी की उम्मीद रहती है, एंड जब वो पूरी नहीं होती इरिटेट होना लाजमी है। इसके बाद बात करते हैं रत्नावली आर्क की, जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हिपोक्रेसी का लिटरली लेवल क्रॉस कर दिया था। एपिसोड 2179 में महिला बंदल ने अपने हस्बैंड की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए रत्नावली का प्यार टेस्ट करने वाला पत्थर उन्हें पहना दिया, मतलब फुल ऑन जासूसी चल रही थी। लेकिन शो में किसी ने भी इसे टॉक्सिक नहीं बोला। अरे भैया, अगर पति अपने पत्नियों की जासूसी करे तो वो गलत है, लेकिन पत्नियां अगर अपने पतियों की परीक्षा ले तो वो सही है। और इस पूरे तमाशे में चंपक चाचा का नामो निशान तक नहीं मिला था। शायद उन्होंने भी ये स्क्रिप्ट पढ़ के टेम्पररी शो छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप रिवाइंड करो एपिसोड 2038 पे, जब पुरुष मंडली ने एक एक करके महिला मंडल की लॉयल्टी टेस्ट की थी और सब फेल हो गई थी, तो वही श्री श्री चंपकलाल जी फुल लेक्चर मोड में चले गए थे। उन्होंने स्ट्रेट महिला मंडल की साइड ले ली थी और बोल दिया था कि अपनी पत्नियों पे शक करना, जासूसी करना गलत है। और हाँ, अपनी पत्नियों की जासूसी करने का तो सोचना भी मत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पतियों की टेस्टिंग टॉक्सिक है, लेकिन पत्नियों की टेस्टिंग संस्कारी। ये आर्क मुझे सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं, डबल स्टैंडर्ड से भरा हुआ लगा। आई नो आप लोग भी यही सोचते होगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई और थॉट्स हैं इस आर्क से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्क का, जो था 10 करोड़ की साड़ी वाला आर्क। इस आर्क ने तो मुझे लिटरली सबसे ज्यादा इरिटेट किया था। दया का इमोशनल मैनिपुलेशन का लेवल इस बार आउट ऑफ सिलेबस था। जेठालाल बार बार दया को समझा रहा था कि 10 करोड़ की साड़ी एक दिन के लिए लेके आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दिन के लिए साड़ी नहीं मान सकते टप्पू पापा। अरे क्या बोल रही है तू दया? वो 10 करोड़ की साड़ी है, कोई शक्कर की वाट की थोड़ी है, एक दिन के लिए मैं लेके आऊं। लेकिन दया ने तो जिद पकड़ ली थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसे वो साड़ी नहीं मिल रही। ऊपर से महिला मंडल का रिएक्शन देख के भी यही लगा था कि सबने कॉमन सेंस को गोकुल धाम के गेट पे छोड़ दिया है। कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई 10 करोड़ की साड़ी जैसी चीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। इंस्टेड सबने अपने हस्बैंड को ताने मारना स्टार्ट कर दिया कि
कि दे हैड टू प्रूव देयर लव फॉर देयर वाइफ्स व्हिच वाज लिटरली इरिटेटिंग टू वॉच। आई मीन अपना प्यार प्रूफ करने का क्या यही तरीका है? कभी पोएम्स, कभी लॉकेट। आखिर कितने और एग्जाम देने पड़ेंगे पुरुष मंडल को महिला मंडल का ट्रस्ट पाने के लिए? वैसे अगर महिला मंडल वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो वीडियो पे 5 के लाइक्स करवा दो एंड हम बढ़ते हैं अगले आर्क पे। इसके बाद आता है एक ऐसा आर्क जो लिटरली राइटर्स के बच्चों ने लिखा। मैं बात कर रहा हूँ चंपकलाल इन पाकिस्तान आर्क की। जी नहीं, जेठालाल इन पाकिस्तान नहीं, चंपकलाल इन पाकिस्तान। इस आर्क में चंपकलाल का गुब्बारों के साथ उड़ जाना और सीधा पाकिस्तान पहुंच जाना तारक मेहता का कोई एपिसोड कम और लूनी टून्स ज्यादा लग रहा था, बिकॉज रियल लाइफ में ये होना लिटरली इम्पॉसिबल है। इस आर्क में चंपकलाल गुब्बारों से उड़ गया एंड क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है तो चलो हम ये मान भी लेते हैं कि शो वालों ने थोड़ा एग्जैजरेशन किया था, लेकिन फिर भी बिना डायरेक्शन, बिना कंट्रोल, बिना किसी रुकावट के मुंबई से सीधा पाकिस्तान पहुंच जाना, ये सब हद से ज्यादा अनरियलिस्टिक था। ना ऑक्सीजन का इशू, ना फैटिग, ना कोई सिक्योरिटी चेक, ना एयर स्पेस मॉनिटरिंग, कुछ भी कंसीडर नहीं किया गया। इंडिया पाकिस्तान के बीच की सेंसिटिव बॉर्डर जहाँ पे अगर एक चिड़िया भी उड़ जाए तो वो रडार में पकड़ी जाती है, वहाँ एक आदमी गुब्बारे के साथ बिना ट्रेस हुआ क्रॉस कर गया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आइडिया किसने पिच किया था, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरुआत से ही ग्राउंडेड इश्यूज और थोड़ा लॉजिकल कॉमेडी की तरफ फोकस रहा है। इसी वजह से ये सब काफी चाइल्डिश और ओवर द टॉप लगता है, जो ऐसा लगता है कि सिर्फ टीआरपी के लिए थोपा गया हो। इसके बाद आता है टप्पू सेना का पिज्जा पार्टी आर्क। ये भी उन एपिसोड में से एक था जो लॉजिक और मेच्योरिटी का मजाक उड़ा देता है। एपिसोड 3062 में अंजलि का ओवर कंट्रोलिंग नेचर इतना ज्यादा हो गया था कि देखकर सर पकड़ने का मन करता था। टप्पू सेना जो अब अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, तारक के घर पे पिज्जा पार्टी करते हैं। जब पिज्जा का बॉक्स मिलता है, बिना किसी रीजन के पूरा शक तारक मेहता पे चले जाता है। बेचारा तारक तो उस वक्त कुछ कर भी नहीं रहा होता और फिर भी उसी को डांट पड़ती है जैसे उसने कोई जुर्म कमिट कर दिया हो। और मान भी लो कि उसने एक स्लाइस खा भी लिया था तो भी इतना बड़ा हंगामा करने जैसी कोई बात नहीं थी। अंजलि को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी सारी लाइफ की प्लानिंग बर्बाद कर दी हो। ये पूरा ड्रामा इतना फोर्स लगता था कि ना उसमें कोई लॉजिक बचा था और ना ही कोई इमोशन। इस आर्क का सबसे इरिटेटिंग पार्ट था कि टप्पू सेना सब कुछ देख रही होती है, जान रही होती है कि पिज्जा उन्होंने खाया है, उन्होंने मंगवाया है, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलते। और इस आर्क की एंडिंग भी इतनी वाहियात थी कि क्या बताएं। डॉक्टर हाथी बताता है कि उसके बाद एक ऐसी मशीन है जो पेट के अंदर का खाना स्कैन करके बता सकती है कि किसने क्या खाया है। एंड टप्पू सेना लिटरली से रियल मानती है। आई मीन सीरियसली, ये 25 से 30 साल के बच्चे इस स्टूपिड सी मशीन से बेवकूफ बन गए। अब इससे ज्यादा इस आर्क के बारे में मैं क्या ही बोलूं। इट वाज जस्ट सो बैड एंड इट वाज वेरी इलॉजिकल। बट स्टिल अगर आपके कोई और थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट से जरूर बताना। तब तक हम बढ़ते हैं अगले पैथेटिक आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एपिसोड 4137 के आसपास पोपटार और मधुबाला की शादी का आर्क आया था। उसमें उनका मिलना और फाइनली शादी के इतना करीब पहुंचना एक होपफुल मोमेंट था कि शायद अब तो पोपटलाल की शादी हो ही जाएगी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि दोनों को थैलेसीमिया है तो दोनों शादी नहीं करते। शो ने यहाँ एक मेडिकल कंडीशन को हाईलाइट करके एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये आर्क जैसे खत्म हुआ उसने एक और इम्पोर्टेंट इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटी खो दी। अगर पोपटलाल और मधुबाला की शादी हो जाती और दोनों मिलकर एक बच्चा अडॉप्ट करते तो वो एक और भी बड़ा मैसेज हो सकता था और ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता था। ना सिर्फ जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होते बल्कि अडॉप्शन जैसे सेंसिटिव इश्यूज को सपोर्ट मिलता, जो आज भी सोसाइटी में एक टबू जैसा माना जाता है। लेकिन नहीं, फॉर सम रीजन अकॉर्डिंग टू राइटर सिर्फ खुद का बच्चा ही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दूसरे को समझने वाले दो लोगों का साथ में रहना। इस आर्क का पोटेंशियल था कि वो पोपटलाल जैसे कैरेक्टर को फाइनली एक फैमिली लाइफ दे सकते और मधुबाला जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को एक प्रोग्रेसिव स्टोरी लाइन। लेकिन जैसे ही पोपटलाल की शादी कैंसिल हुई, पूरा नैरेटिव वापस से उसी रिपीटेटिव साइकिल में घुस गया, जहां पोपटलाल फिर से शादी के लिए रोने वाला है। एंड एट दिस पॉइंट आई लिटरली जस्ट डोंट वांट हिम टू गेट मैरिड बिकॉज ही लुक्स सो ओल्ड इन द शो। और नीचे कमेंट्स में आपकी थॉट्स भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्क। ये रिसेंट आर्क मैंने भी टीवी पे देखा था, जिसमें एक बच्चा जो एक मजदूर का बेटा है टप्पू सेना से मिलने आता है और फिर वो रंगा नाम के लीडर के खिलाफ कुछ करने का फैसला करते हैं। बट ऑनेस्टली पूरा आर्क इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि अब मेरे पास उनके लिए कहने को शब्द ही नहीं बचे। सबसे पहले तो टप्पू सेना के डायलॉग का रिपीटिशन एक पॉइंट के बाद दिमाग खराब कर देता है। तो टप्पू अब हम क्या करें, तो टप्पू अब हम क्या करें, ये एक ही डायलॉग इतनी बार रिपीट हुआ, इतने औरंग तरीके से कि लग रहा था कि जैसे राइटर्स को कुछ और लिखने को नहीं मिला। और क्लाइमेक्स में क्या, रंगा के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने के बजाय ये खुद ही मजदूर बन जाते हैं। मतलब सीरियसली, ये वही टप्पू सेना है जो पहले स्पॉन्सर्स कैंपेन यूज करती थी, स्मार्ट प्लानिंग करती थी, और अब वो इतनी डम हो गई है। ये आर्क ना सिर्फ स्टोरी लाइन वाइज वीक था बल्कि टप्पू सेना की पुरानी इमेज को भी बिल्कुल डिल्यूट कर देता है। यहाँ पे इशू ये है कि पहले जो बच्चे भूतनी का पर्दाफाश करते थे, चोरों को पकड़ते थे, वो अब बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बट ये तो थी मेरी थॉट्स एंड सिलेक्शन फॉर द वर्स्ट स्टोरी लाइंस इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन अगर आपको कोई और आर्क पसंद नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में हमें बहुत सारा प्यार दिया और इसीलिए पार्ट 2 में हम कुछ और आर्क्स लेके आए हैं जो सुन के आपका खून दोबारा से खौल उठेगा। उससे पहले यार ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो वीडियो देखते हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके 25 के पहुंचा दो और हम बढ़ते हैं अपने पहली आर्क की तरफ, जो कि था एपिसोड 3395 के आसपास का पॉम पॉम आर्क। और मानो या ना मानो, इस आर्क के नाम पर ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो जाता है। कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि टप्पू सेना को एक बिल्ली मिलती है जिसका नाम वो रख देते हैं पॉम पॉम। वो बिल्ली सोसाइटी में फुल केओस क्रिएट कर देती है, जिस वजह से कभी अंजलि मेहता की तारक से लड़ाई हो जाती है, कभी पोपटलाल और बेड़े के बीच में अननेसेसरी टेंशन हो जाती है और बाकी सब चीजें जो ओवरऑल हर आर्क में होती ही रहती हैं किसी न किसी वजह से। लास्ट में हमें पता चलता है कि पॉमकॉम के असली माँ बाप आ गए हैं और वो उसके साथ चली जाती है। ये आर्क पूरा का पूरा देजावू जैसा लगता है क्योंकि सेम पैटर्न हमने शेरू आर्क में भी देखा गया था, पर फर्क ये था कि शेरू वाले आर्क में स्टोरी एंगेजिंग थी, उसमें इमोशंस थे और भर भर के कॉमेडी थी, उसमें म्यूजिक भी कैची था और टप्पू सेना के साथ साथ सारी सोसाइटी वालों की एक्टिंग भी काफी हिलेरियस थी। पॉम पॉम आर्क सिर्फ एक फेल्ड अटेम्प्ट लगा शेरू वाले आर्क के चार्म को दोबारा रिक्रिएट करने का। ना उसमें इमोशंस थे, ना लॉजिक, ना ही कोई जेन्युइन कॉमेडी, और इसीलिए पॉम पॉम आर्क मेरी लिस्ट में एक और बेकार स्टोरी लाइन के रूप में शामिल है। एंड इस पॉम पॉम वाले गाने की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, इसीलिए इस गाने की तारीफ आप लोग कमेंट में कर दो क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्क की तरफ, जो कि था तारक मेहता का बाहर खाने वाला आर्क। वैसे तो अंजलि हमेशा ही तारक के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, लेकिन एपिसोड 1487 के आसपास जब तारक मेहता अपनी स्ट्रिक्ट डाइट से परेशान हो गया था, तो पुरुष मंडली ने सोचा कि चलो दोस्त को थोड़ा बाहर का टेस्टी खाना खिलाया जाए। ये एक नॉर्मल दोस्ती वाला जेस्चर था जिसमें कोई बिग डील नहीं थी, लेकिन जैसे ही महिला मंडल को ये पता चला, उन्होंने जो रिएक्शन किया और जो एक्शंस लिए वो हद पार कर देता है। दया के आइडिया पे उन्होंने सारी पुरुष मंडली जिस कमरे में बंद थी उसमें लिटरली मिर्ची का धुआं कर दिया। सोचो, लार्ज मिर्च का धुआं किसी के मुंह में जा रहा है, आंखों में जा रहा है और सांस के लिए कितना डेंजर हो सकता है। ये कोई फनी या प्रैंक मोमेंट नहीं था, ये फिजिकल हैरेसमेंट जैसा था। जेठालाल, भिड़े, अय्यर साहब गेस्पिंग कर रहे थे एंड स्टिल महिला मंडल वाज लाफिंग लाइक इट वाज सम हार्मलेस फन। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे बस हम रोल रिवर्स कर दें तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि पुरुष मंडल कोई नशा या इलीगल काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एक दोस्त को थोड़ा मसालेदार खाना खिला रहे थे। बस इतनी सी बात पे अपने ईगो हर्ट करके किसी को ओवर द टॉप पनिशमेंट देना ना कॉमेडी था ना समझदारी। ये आर्क क्लियरली दिखाता है कि कभी कभी शो में लॉजिक के नाम पर बस लाउडनेस और अननेसेसरी ड्रामा दिखाया जाता है। इसके अलावा इस आर्क के बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्क की तरफ, जो है बाबरी के पेरेंट वाला आर्क। देखो, अगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा में कोई सबसे एहसान फरामोश और एनोइंग दिमाग घुमाने वाली कैरेक्टर है तो वो है बाबरी, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई इरिटेटिंग है तो वो है उसके माँ बाप। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1732 में जहाँ बाबरी सीधा अपने माँ बाप को झूठ बोल देती है कि बागा एक अमीर बिजनेसमैन है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है और उसके अंदर लोग काम करते हैं। माइंड यू, ये वही बागा है जो जेठालाल के दुकान का शटर बंद खोल करता है। और जब झूठ इतना बड़ा बोल ही दिया गया है तो एपिसोड 1735 में बागा, नट्टू काका और बाबरी मिलकर जेठालाल के पास हेल्प मांगने भी आ जाते हैं और जेठालाल भी बेचारा इमोशनल होकर हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और सच कहूँ तो बाबरी की माँ का वो घिनौना एक्सप्रेशन जब वो जेठालाल को ए नौकर कह के चिल्ला के बुलाती है तो वो लिटरली मेरी रगों में आग लग जाती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कितने भी विलन्स आए होंगे, लेकिन ये दोनों बाबरी के माँ बाप उन सब में सबसे बड़े हैं। अगर राइटर्स को प्लॉट्स बनाना ही था तो जेठालाल को नौकर दिखाने के बजाय उसे बागा का जीजा जी या मैनेजर बना सकते थे, एटलीस्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची ही रहती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेल, इस आर्क में कॉमेडी तो थी, लेकिन जस्ट फॉर शेयर रेज वेटिंग ये मेरी लिस्ट में इंक्लूडेड है। लेकिन आपका इस आर्क के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। इसके बाद बात करते हैं एक और इलॉजिकल और फ्रैंकली थोड़ा इमोशनल टॉर्चर वाले आर्क की, जो था दया की माँ वाला आर्क। अराउंड एपिसोड 1556 में इस आर्क में हमें दिखाया जाता है कि दया की माँ किसी सम्मान समारोह के लिए मुंबई आ रही है। पूरी सोसाइटी वाले बहुत एक्साइटेड होते हैं उनका वेलकम करने के लिए। वो फाइनली आती भी है, लेकिन अवार्ड लेने के बाद जब सब डांस कर रहे होते हैं उस वक्त वो गायब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बाका बताता है कि वो बिना किसी को बताए अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई हैं। ऑब्वियसली इस बात से जेठालाल काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी, लेकिन इसके बाद जो ट्विस्ट आता है वो लिटरली सेंटीमेंट का तमाशा था। रिवील होता है कि वो तो दया की माँ थी ही नहीं, वो तो सुंदर था जो सिर्फ दया की माँ होने की एक्टिंग कर रहा था। आई गेट इट कि शो वाले कुछ फनी एलिमेंट लाना चाहते थे, लेकिन ये क्लियरली ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना था और इसीलिए मेरे लिए ये आर्क भी वर्स्ट लिस्ट में आता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और तब
तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। एपिसोड 2736 एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल था गोकुलधाम सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स का। अब्दुल ने यहाँ सिर्फ 5 रुपए दूध का रेट बढ़ाया था और पूरी सोसाइटी ही हिल गई। ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, हर इवेंट पे लाखों हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं। महिला मंडल की किटी पार्टीज में भी खर्चा होता ही होगा, लेकिन ये सब 5 रुपए के चलते प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुल ने दाम बढ़ाया क्यों है। उसने खुद बोला था इसमें उसका कोई पर्सनल फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी सब उस पर शक करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि अब्दुल सालों से बिना किसी शिकायत के सोसाइटी वालों के हर छोटे बड़े काम करता आया है। और सच कहूँ तो इस दूध वाले आर्क में पूरी सोसाइटी का रिएक्शन बहुत ही ओवर द टॉप था। वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने कभी महंगाई देखी ही नहीं हो। भाई 2008 का 5 रुपए का दूध क्या आज भी उसी रेट पे मिलेगा? जब सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो दूध का भी बढ़ना लाजमी है। लेकिन ये लोग ऐसा लग रहा था जैसे अब्दुल पे सिर्फ अपना गुस्सा निकालने का रीजन ढूंढ रहे थे, एंड इसीलिए इतना इलॉजिकल बिहेवियर दिखाने के लिए ये आर्क मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट आर्क पे, जो कि है करेले के भूत का आर्क। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 3345 के अराउंड अंजलि मेहता गोली को एक डिटेक्टिव बना के भेजती है ये पता करने के लिए कि क्या तारक बाहर कुछ छुप छुप के खा रहे हैं। और जब गोली आके स्पाई करता है तो पता चलता है कि तारक सच में बाहर खाना खाते हैं। बस फिर क्या था, अंजलि का डाउट कंफर्म हो जाता है और वो नाराज हो जाती है। लेकिन यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी अजीब हो जाती है जब तारक मेहता खुद करेले के भूत का नाटक करने लगते हैं। वही सब्जी जिसका जूस अंजलि हर सुबह उन्हें जबरदस्ती पिलाती है। इस नाटक का सिर्फ एक ही मकसद था, अंजलि को गिल्ट फील करवाना और उसकी स्ट्रिक्ट डाइट से छुटकारा पाना। लेकिन सच कहूँ तो ये पूरा प्लॉट इतना ज्यादा क्रिंज और बेकार था कि ना तो इसमें कॉमेडी थी ना ही कोई इमोशनल कनेक्ट। सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, जबरदस्ती की स्क्रिप्ट और ओवर एक्टिंग। और इन्हीं सब वजहों से ये आर्क भी मेरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वॉच स्टोरी लाइन्स की लिस्ट में आता है। एंड लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्क की तरफ, जो था पोपटलाल एंड झिलमिल वाला आर्क। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2230 के अराउंड एक लड़की आती है जिसका नाम था झिलमिल। वो क्लियरली कहती है कि वो पोपटलाल से शादी करने को तैयार है, लेकिन पोपटलाल को उसकी सलमान के साथ एक सेल्फी खिंचवानी पड़ेगी। पहले तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही वियर्ड लगता था, और जब तक आप इस इलॉजिकल थिंग से निकलने की कोशिश करते हो तब आर्क का एंड आ जाता है। और फिर ट्विस्ट में पता चलता है कि झिलमिल असली में सिर्फ पोपटलाल का यूज कर रही थी सलमान के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से सलमान की बहुत बड़ी फैन थी। उसका मंगेतर भी इस प्लान में उसके साथ मिला हुआ था और पोपटलाल से उसी की शादी की बात कर रहा था। मतलब सब कुछ एक बड़े झूठ का हिस्सा था। यहाँ सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये था कि यहाँ झिलमिल को कोई लेसन नहीं मिला, बस एक हल्का सा सॉरी और पोपटलाल ने उसको माफ कर दिया और स्टोरी भी खत्म हो गई। जबकि अगर आपको याद हो तो कोयल वाले आर्क में जब पोपटलाल का दिल तोड़ा गया था तो उसने नकली जहर खा के एक्टिंग करके कोयल को एक असली लेसन सिखाया था। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए था। कम से कम यहाँ एक इम्पैक्टफुल एंडिंग होती और उस लड़की को भी समझ में आता कि किसी की फीलिंग के साथ खेलना गलत होता है। एंड क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसीलिए ये आर्क भी मेरी वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आर्क वाली लिस्ट में पक्की जगह बनाता है। वेल ये तो थे मेरी कुछ पर्सनल वॉच आर्क, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पुरुष मंडली को एक ही चीज की सबसे ज्यादा टेंशन रहती है, जो कि है पार्टी शार्टी। मतलब ये लोग छुप के या ओपनली कितनी बार पार्टी प्लान कर लेते हैं, लेकिन एंड में इनकी पार्टी फ्लॉप हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज हम डिस्कस करते हैं इन्हीं शार्टी वाली पार्टीज को। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एपिसोड 294 का, जहां पुरुष मंडल ने डिसाइड किया था कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन एकदम 5 स्टार होटल स्टाइल में होगा। परमिशन भी उन्होंने अपनी पत्नियों से ले ली थी, लेकिन जैसे ही महिला मंडल ने सुंदर को इन्वॉल्व किया सबका गेम ओवर हो गया। सुंदर ने जेठालाल के पास जाके वो सारे पासेस फाड़ दिए और उनको ये प्रॉमिस दिलाया कि ऐसी ही पार्टी वो सोसाइटी में मैनेज करेगा। सुंदर ने बोला कि पार्टी सोसाइटी में होगी और पत्नियां उन्हें खुद अपने हाथों से पिलाएंगी। लेकिन फाइनल ट्विस्ट ये था कि उन्हें असली दारू पिलाई नहीं गई, उन्हें पिलाई गई आइस टी, क्योंकि उनसे कहा गया था कि पत्नियां उन्हें अपने हाथों से पिलाएंगी। लेकिन क्या पिलाएंगी इस बात का डिस्कशन तो कभी हुआ ही नहीं था। देखो मैं ये मानता हूँ कि एक्सेसिव पार्टी शार्टी करना गलत है, बट स्टिल अगर अपने पुरुष मंडली को प्रॉमिस किया था तो उसके बाद उनको आइस टी पिलाना बहुत ही इरिटेटिंग था। और आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक हम चलते हैं एपिसोड 350 की तरफ, जिसमें पुरुष मंडली एक और सीक्रेट प्लान बनाती है। इस बार बोतल अरेंज भी हो जाती है और लोकेशन डिसाइड होती है तारक मेहता का घर, क्योंकि अंजलि उस दिन घर पे नहीं थी। बहाना बनाया जाता है आईपीएल देखने का, लेकिन एज यूजुअल इनकी पार्टी क्रैश करने के लिए चंपकलाल वहाँ रेडी था। और जब ये लोग दारू की बोतल लेके तारक के घर में पहुंचते हैं तब चंपकलाल वहीं घर पे आईपीएल देख रहा होता है।
जिस वजह से इस बार भी पार्टी कैंसिल हो जाती है। अब आते हैं एपिसोड 513 पर, जहां एक बार फिर न्यू ईयर की पार्टी का प्लान बनता है, लेकिन इस बार चंपकलाल ने और भी बड़ा ट्रैप लगाया था। उसने अपने एक रिश्तेदार खिमजी को भेज दिया, जो जेठालाल और उसकी गैंग को पार्टी में ले जाता है और वहां उनको एक रूम में लॉक कर देता है। बाद में पता लगता है कि पुरुष मंडल जो महिला मंडल से झूठ बोल के वहां आया था, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था और चंपकलाल और महिला मंडली वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। और जब चंपकलाल का गुस्सा फूटता है तो एकदम कॉमेडी सीन बन जाता है और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो जेठालाल के रख के एक चाटा रख देता है। मतलब पार्टी शार्टी तो हुई नहीं, जेठालाल बेमतलब का पिट गया। इसके बाद आते हैं एपिसोड 540 की तरफ, जहाँ टप्पू के एक अच्छा काम करने की वजह से जेठालाल ने पुरुष मंडली को पार्टी देने का डिसाइड किया। वैसे टप्पू ने क्या अच्छा काम किया था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। इस बार चंपकलाल आउट ऑफ स्टेशन था तो सबको लगा कि पार्टी सेफ रहेगी, लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू होती है चंपकलाल का फोन आता है कि वो मुंबई पहुंच गया है और जेठालाल से कहता है कि वो उसे पिकअप करने आ जाए। रिजल्ट, पार्टी आधी अधूरी छोड़कर जेठालाल बेचारा स्टेशन की तरफ भाग जाता है और बाकी पुरुष मंडली का भी मूड ऑफ हो जाता है, जिस वजह से किसी ने भी पार्टी शार्टी नहीं की और एक और पार्टी फेल हो गई। इसके बाद आता है एपिसोड 916, जिसमें सोडी का एक दोस्त बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और होटल में सोडी अपने पुरुष मंडल के दोस्तों को इनवाइट करता है। भिड़े और हाथी इस प्लान में शामिल नहीं होते, लेकिन जेठालाल, अय्यर, मेहता और पोपटलाल पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये नो एंट्री से जा रहे होते हैं, इन्हें पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ जेठालाल पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से इंस्पेक्टर ईमानदार निकल आता है। और उसके बाद जेठालाल उस पुलिस वाले को समझाता है कि कैसे अगर चंपकलाल को ऐसा पता लगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद जेठालाल की चंपकलाल से डरने की वजह से वो जेठालाल को धमका देता है कि आप अपने बापूजी को पुलिस स्टेशन लेके आओ, वरना वो उसे अरेस्ट कर लेगा और उसका मोबाइल भी नहीं देगा। मतलब पार्टी तो हुई नहीं थी, लेकिन हमारे लिए कॉमेडी एड तब हुई जब जेठालाल दया को अपनी माँ बना के वहाँ ले गया। वाइल ये पार्टी फेल हो चुकी थी, लेकिन ये आर्क काफी फनी था, जिसको मुझे देख के काफी मजा आया था। ऐसे ही एपिसोड 579 में पुरुष मंडल बाहर पार्टी शार्टी के लिए जाने वाले होते हैं और पोपटलाल के साथ मजाक कर देते हैं कि वो उसे लेके नहीं जाएंगे। वो गुस्सा होकर महिला मंडल को ये सारी बात बता देता है, लेकिन फिर भी सब हस्बैंड्स अपनी पत्नियों को मनाकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करने का भी प्लान बनाया था। सबको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था ला उला डांस देखने का, लेकिन आयरनी ये रही कि जिस डांस के लिए ये सब एक्साइटेड थे वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। मतलब प्लान बनाया था मस्त पार्टी का और एंड में सब हवा हो गया। वैसे इसी एपिसोड में महिला मंडल भी जिद करके पार्टी करने निकलते हैं और उनके साथ कुछ लड़के बदतमीजी भी करते हैं, जिससे आगे चलकर वो लोग बदला भी लेती हैं। इसके बाद एपिसोड नंबर 1370 में सोडी को एक बड़ा प्रॉफिट होता है और वो पूरी पुरुष मंडली को पार्टी देने का प्लान बनाता है, लेकिन महिला मंडल से छुपकर सब घर से अलग अलग बहाने बनाकर ढाबे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि जिसने पार्टी बुलाई थी वो खुद वहां नहीं आया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडी का किडनैप कर लेते हैं उसके ही कुछ पुराने दोस्त। रिजल्ट ये होता है कि पार्टी तो नहीं होती, लेकिन उनको भरना पड़ जाता है 7300 रुपए का बिल। इस आर्क के बाकी सीन भी काफी ज्यादा फनी थे एंड सबसे फेमस है जेठालाल के घर आने के बाद चंपक की उससे पूछताछ, जेठालाल का घर के बाहर ठंडे पानी से नहाना और बाद में सच पता चलने के बाद पूरी सोसाइटी की इन्वेस्टिगेशन वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। फिर एपिसोड 1579 से 1582 में आता है न्यू ईयर स्पेशल ट्रैक। इस बार पुरुष मंडल सोसाइटी के कंपाउंड में फैमिली के साथ एक नॉर्मल सेलिब्रेशन रखता है, लेकिन अपनी सीक्रेट पार्टी शार्टी का अलग प्लान बना लेता है। पोपटलाल सबसे झगड़े का नाटक करके घर चले जाता है और पुरुष मंडल इसके पीछे जाते हैं उसको मनाने के लिए और सीक्रेट पार्टी शार्टी करने के लिए, लेकिन महिला मंडल और चंपकलाल को पहले से ही ये पता होता है। चंपकलाल एक्टिंग करता है जैसे उसने दारू पी ली हो, वो नशे में सोडी की गाड़ी लेके भाग जाता है और अजीब अजीब हरकतें करता है, जिस वजह से पुरुष मंडली भी उसका पीछा करती है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए। आखिर में चंपकलाल ज्ञान देकर सबकी हवा टाइट कर देता है और पुरुष मंडली का प्लान फिर से फेल हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 2085 में पुरुष मंडल डिसाइड करता है कि अब की बार बिना परमिशन के पार्टी शार्टी नहीं करेंगे। सब अपनी पत्नियों से अप्रूवल लेकर प्लान बनाते हैं और जेठालाल लाता है फ्रांस से इम्पोर्टेड एक बॉटल, लेकिन दया उसमें अल्कोहल निकाल कर आयुर्वेदिक काढ़ा भर देती है। सब लोग इसे पी भी जाते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो उन्होंने दारू पी ली हो। बाद में न्यूज में पता चलता है कि उस अल्कोहल की बोतल में जो अल्कोहल थी वो खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। इस वजह से सोसाइटी में हंगामा मच जाता है और एम्बुलेंस भी आ जाती है। लेकिन बाद में पता लगता है कि उन्होंने असल में अल्कोहल तो पी ही नहीं थी, उन्होंने तो पिया था सिर्फ एक आयुर्वेदिक काढ़ा। मतलब पार्टी तो हुई थी लेकिन शार्टी मिसिंग थी। फिर एपिसोड 2369 में सोडी का दोस्त फिर से एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसके पासेस भी सोडी को दे देता है। पुरुष मंडल खुश हो जाता है कि इस बार तो मस्त मजा आएगा, लेकिन रोशन और माधवी उनकी बातें छुप कर सुन लेती हैं। चंपकलाल को इन्फॉर्म कर देती हैं और फिर हमेशा की तरह चंपकलाल का ज्ञान और रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। रिजल्ट,
पार्टी शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो जाती है। इसके बाद एपिसोड 3218 में तो ट्रिक और भी एडवांस थी। रिजॉर्ट में सब लोग पोपटलाल को कंग्रेचुलेट करने गए थे और वहीं पुरुष मंडल ने पेप्सी की बोतल में अल्कोहल मिलाकर मस्त चालाक प्लान बनाया था, लेकिन वो बोतल धोखे से भागा ने पी ली और वहीं हंगामा मचा दिया, विच रिजल्टेड इन अ फेल्ड पार्टी अगेन। इसके बाद एपिसोड 3384 में जेठालाल को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और उसने सबको पार्टी दी। परमिशन भी ले ली गई थी ताकि इस बार फ्लॉप ना हो, लेकिन एक छोटे से चूहे ने आके बोतल गिरा दी और दूसरी बोतल का इंतजाम करते करते ये लोग लिटरली फुटपाथ पे आ जाते हैं और वहीं बैठ के पार्टी चाटी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहां भी पुलिस आ जाती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं एंड पुलिस उनकी बोतल की अल्कोहल भी जमीन पे गिरा कर चली जाती है, जिस वजह से इस बार भी पार्टी का सीन 0 हो जाता है। वैसे तो पुरुष मंडल की पार्टी कभी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन एपिसोड 3667 में भागा ने अकेला ही फुल ऑन पार्टी कर दी थी। बाबरी के ब्रेकअप के मैसेज के बाद भागा इतना हिल गया कि उसने दारू पीकर सोसाइटी में हंगामा कर दिया और मुंबई छोड़कर गोवा जाने तक की भी प्लानिंग कर ली। और इसके बाद फाइनली एपिसोड 4262 में सोडी का दोस्त बल्लू का बर्थडे था और सोडी को भी उसका इनवाइट मिला, लेकिन रोशन ने प्लान बनाया है कि अगर जाना है तो दारू नहीं पिए। उसने पोपटाल और भीड़े को स्पाइंग के लिए भेजा, लेकिन बल्लू ने पार्टी में उन दोनों को भी शामिल कर लिया। लकीली मेहता साहब के प्लान ने सोडी को बचा लिया, लेकिन अंजलि ने सब सुन लिया था और महिला मंडल ने फिर से पुरुष मंडल की बैंड बजा दी। वैसे तो पुरुष मंडल की जितनी भी पार्टी शार्टी होती हैं ज्यादातर फ्लॉप हो जाती हैं। कभी चंपक उन्हें पकड़ लेता है, कभी बॉटल गिर जाती है, कभी महिला मंडल उन्हें पकड़ लेती हैं। लेकिन रीसेंट एपिसोड 443 के अराउंड चकोरी वाला जो ट्रैक था उसमें फाइनली इन लोगों ने चुपके से पार्टी शार्टी कर ही ली। मतलब इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद एक सक्सेसफुल पार्टी शार्टी हमें देखने को मिली, वरना पुरुष मंडल की पार्टी शार्टी तो हमेशा से ही फ्लॉप शो बन गई है। वाइल इस आर्क में जेठालाल मिसिंग था, बट स्टिल दिस विल स्टिल काउंटेड एज अ सक्सेसफुल पार्टी विच आई फील एवरी फैन वाज डाइंग टू सी, क्योंकि हर बार हम पुरुष मंडली की फ्लॉप पार्टी देख देख के पक चुके थे। वैसे इन लोगों की पार्टी तो हो गई, लेकिन स्टिल अल्कोहल इज नॉट सेफ फॉर हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे इमोशनल मोमेंट्स के बारे में। ये वो मोमेंट्स हैं जो देखते ही दिल छू जाते हैं और ऑडियंस की आंखों में आंसू ला देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करके 25,000 तक पहुंचा दो एंड शुरू करते हैं आज के पहले मोमेंट से। सबसे पहला इमोशनल मोमेंट वो था जब एपिसोड 1298 में बापूजी बालकनी में खड़े होकर अपनी गुजर चुकी वाइफ को याद कर रहे होते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हैं और दिल से कहते हैं कि जेठिया की माँ ऊपर से क्या क्या मिस कर रही है। बापूजी बताते हैं कि उनका बेटा उनकी हर बात मानता है, घर में एक बहुत ही अच्छी बहू है और एक प्यारा सा नाती भी है जिसे वो कभी देख नहीं पाई। ये सीन देखकर मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं और अगर आपको भी ये मोमेंट इमोशनल लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगला इमोशनल सीन है एपिसोड 53 का, जो मुझे लगता है कि आपको याद होगा। यहाँ दिवाली के टाइम भिड़े के पास पैसे नहीं होते और जेठालाल उसे मंदिर में खड़े होकर भगवान से मदद मांगते हुए देख लेता है। उसके बाद जेठालाल डिसाइड करता है कि वो भिड़े की हेल्प करेगा। वो एक लेडी को पैसे देता है ताकि वो भिड़े से अचार पापड़ खरीद सके और भिड़े के पास इनडायरेक्टली पैसे पहुंचा देता है, सिर्फ इसलिए ताकि भिड़े की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सके। वैसे तो हर दूसरे एपिसोड में इन दोनों की नोकझोंक होती है, लेकिन इस मोमेंट ने प्रूव कर दिया कि जेठालाल एक सच्चा दोस्त है और ऐसे ही सीन देखकर हमें हमेशा जेठालाल पे प्राउड होता है। और जब जेठालाल की बात हो ही रही है तो बात करते हैं एपिसोड 1900 की। यहाँ चंपकलाल जेठालाल से बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जेठालाल को पसंद नहीं आता कि बापूजी ने उसे सोसाइटी के सामने डांटा। इस बात से चंपकलाल उससे बात करना ही बंद कर देते हैं। ये देखकर जेठालाल कसम खा लेता है कि जब तक बापूजी उससे बात नहीं करेंगे तब तक वो खाना ही नहीं खाएगा। ये जिद उसे इतनी तकलीफ देती है कि जेठालाल बीमार पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब बापूजी को असली वजह पता चलती है तब वो जेठालाल से फिर से बात करना शुरू कर देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद एपिसोड 439 का दही हांडी वाला सीन भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन है। यहाँ दया हांडी तोड़ने के वक्त रस्सी से लटक जाती है। सब लोग नीचे आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद रस्सी छूट जाती है, जिस वजह से दया बहुत हाइट से नीचे गिर जाती है। उसके बाद दया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ टप्पू रो रो कर बेहाल हो जाता है और जेठालाल भी अपनी पत्नी की चिंता में टूट जाता है। सोसाइटी के मेंबर्स की टेंशन, टप्पू का रोना और जेठा की बेचैनी, ये सब मिलके ये पूरा आर्क बहुत ही इमोशनल बना देते हैं। इसके बाद एपिसोड 758 का एक सीन भी दिल को छू जाता है। यहाँ पोपटलाल अपने फ्लैट का रिनोवेशन का पोस्ट करता है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते। वो गुस्से में कह देता है कि वो अपने घर की छत खुद ठीक करवा लेगा, लेकिन बापूजी उसके दुख को समझ जाते हैं। बिना पोपटलाल को बताए बापूजी उसके बाद पहुंच जाते हैं और उसे पैसे देते हैं। उस वक्त जो कन्वर्सेशन होती है एक फादर फिगर और एक बेटे जैसे आदमी के बीच, वो बहुत ही इमोशनल लगती है। चंपकलाल का वो प्यार और पोपटलाल की आंखों में शुक्रिया देखकर ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन्स बन जाता है। आगे चलते हैं एपिसोड 809 के पाकिस्तान वाले आर्क की तरफ, जो
सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक अनफॉरगेटेबल स्टोरी लाइन है। मेरे लिए इस आर्क का सबसे इमोशनल सीन था जब जेठालाल फाइनली वापस आ जाता है हिंदुस्तान की मिट्टी पर। वो वहाँ पैर रखता है और चिल्लाता है, वो फीलिंग सच में अलग ही थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर जेठालाल और दया का मिलना भी दिल छू जाता है। दया की आंखों में आंसू और जेठालाल का उसे गले लगाना, बस उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली ही इस संसार में सब कुछ होती है। इसी आर्क में एक और सीन है जो दिल से लगता है, वो है जब दया जेठालाल के लिए मंदिर में डांस करती है। उसका हर एक मूवमेंट में सिर्फ प्यार और विश्वास था। वैसे पूरा आर्क ही इमोशनल सीन से भरा हुआ था, इसलिए इसमें आपका फेवरेट सीन कौन सा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे एपिसोड 170 का वो मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था जब दया जेठालाल से गुस्सा हो जाती है और मौन व्रत रख लेती है उससे गुस्सा होकर। मतलब ना वो जेठालाल से बात करती है, ना ही उससे कुछ सुनना चाहती है। पूरे सोसाइटी वाले भी इससे लेकर जेठालाल से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब जेठालाल को बुखार आता है और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला होता है, तभी दया उसे पकड़ लेती है और संभाल लेती है। उस पल दया का गुस्सा एकदम डिसॉल्व हो जाता है और उसे सिर्फ अपने पति की हेल्थ की फिक्र होती है। सोसाइटी के सामने ही दया अपना मौन व्रत तोड़ देती है और जेठालाल से बात करती है। ये सीन दिल को इसलिए छू जाता है क्योंकि जेठालाल अपनी दया को दोबारा बात करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उन दोनों के रिश्ते का असली प्यार इस एक सीन में क्लियरली दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं एपिसोड 584 के भिड़े के जैकपॉट आर्क वाले स्कैम के बारे में, जहां एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आया था। भिड़े ने अपने सारे पैसे स्कैम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और जब माधवी को इस बात का पता चलता है तो उसका दिल बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है। वो भिड़े से रो रो कर कहती है कि हमारे सारे पैसे डूब गए, हम बर्बाद हो गए सोनू के पापा। ये डायलॉग सुनकर ना सिर्फ भिड़े टूट जाता है बल्कि देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये मोमेंट इसलिए और भी ज्यादा इमोशनल लगता है क्योंकि भिड़े अपने आप को एक जिम्मेदार हस्बैंड और फादर मानता है, और जब वो अपनी फैमिली को इतनी बड़ी परेशानी में डाल देता है तो उसका गिल्ट और माधवी की मजबूरी दोनों दिल को छू जाती है। इसके बाद एपिसोड 589 में टप्पू का एक ऐसा सीन था जो शायद ही कोई भूल पाए। टप्पू अपना सर गंजा करवा लेता है और उसका रीजन होता है बहुत ही इमोशनल। उसके स्कूल का एक दोस्त जो कैंसर से गुजर रहा होता है, उसके सारे बाल गिर जाते हैं। टप्पू को लगता है कि उसका दोस्त अकेला फील करेगा और स्कूल में ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करेगा, इसीलिए वो भी अपने सर के सारे बाल कटवा लेता है। सबसे इमोशनल बात ये थी कि टप्पू ने इस बात को पूरी सोसाइटी से छुपाया, लेकिन जब तारक मेहता, अंजलि, दया और जेठालाल उसको स्कूल तक फॉलो करते हैं तब उन्हें असली रीजन पता चलता है। ये सीन देखकर न सिर्फ सोसाइटी के लोग इमोशनल हो जाते हैं बल्कि ऑडियंस भी अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाती। सच बताऊं तो ये सीन टप्पू की मैच्योरिटी और उसके गोल्डन हार्ट को दिखाता है। ऐसे ही एपिसोड 1307 का बुलबुल वाला ट्रैक सच में पोपटलाल के कैरेक्टर का एक अलग ही साइड दिखाता है। इसमें पोपटलाल को सच में लगता है कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है, लेकिन उसके साथ जो ट्विस्ट होता है वो दिल तोड़ने वाला था। उसे पता लगता है कि बुलबुल उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। पोपटलाल अगर उस वक्त चाहता तो अपनी खुशी के लिए बुलबुल को रोक सकता था, लेकिन उसने एक सच्चा इंसान होने का सबूत दिया। उसने अपना दिल का दर्द छुपाकर बुलबुल की शादी उस लड़के से करवा दी जिससे वो असली में प्यार करती थी। ये सेक्रीफाइस पोपटलाल के कैरेक्टर का सबसे इमोशनल और स्ट्रॉन्ग मोमेंट था। मेरे लिए सबसे हार्ट टचिंग सीन वो था जब पोपटलाल मंदिर में टूट कर रोने लगता है। उसके आंसू देखकर लगता है कि शायद सच में इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपने प्यार को किसी और के साथ देखने का है, और पोपटलाल का दर्द, उसका सेक्रीफाइस उस मोमेंट में हर एक व्यूअर फील करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एपिसोड 1470 के सीन की, जो ऑनेस्टली एकदम दिल को छू जाने वाला था। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हांगकांग जाने के लिए निकल रही होती है और सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अय्यर की किस्मत थी कि उस दिन उसके साथ नहीं होती। लेबोरेटरी में फंसा रहना, फिर टैक्सी खराब हो जाना और फिर मजबूरी में इंजर्ड ऑटो ड्राइवर की जगह ऑटो चलाना, सब कुछ एक के बाद एक गड़बड़ होता चला जाता है। सबसे इमोशनल मोमेंट वो होता है जब पुलिस उसे रोक लेती है और फाइनली उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। अय्यर अकेला आसमान की तरफ देखता है और उसके सामने वही फ्लाइट होती है जिसमें होते हैं उसके दोस्त और उसकी वाइफ। उसके चेहरे की वो हेल्पलेसनेस और आंखों का दर्द देखकर व्यूअर भी अंदर से हैवी फील करते हैं। ये सीन एकदम रिलेटेबल भी लगता है क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट फील किया है जहां बस थोड़ा सा लेट होने की वजह से एक बड़ी खुशी हाथ से निकल गई हो। इसके बाद बात करते हैं एपिसोड 1682 की, जब मिंटी और उसका हस्बैंड मिलके पोपटलाल को 60 लाख का चूना लगा देते हैं और बेवकूफ बना जाते हैं। पोपटलाल का कैरेक्टर हमेशा एक बेचारा और अनलकी इंसान दिखाया गया है जिसे लाइफ में कभी खुशी पूरी तरह मिलती ही नहीं, और उस वक्त जब वो सोसाइटी की छत की तरफ देखकर कान्हा जी से बात करता है तो उसके चेहरे का वो दर्द, आंखों के वो आंसू दिल को छेद देते हैं। ये सीन इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि उसमें पोपटलाल का फ्रस्ट्रेशन, उसका हेल्पलेसनेस और उसका दिल से निकला दर्द सब एक साथ दिखाई देते हैं। हम व्यूअर्स भी उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जैसे हम उसके साथ उस मोमेंट को फील कर रहे हों। वैसे अच्छी बात यह है कि लेटर ऑन पोपटलाल को उसके पैसे
वापस मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त का वो ब्रेक डाउन अभी तक लोगों को याद है। एंड में बात करूंगा एपिसोड 1014 का मिशन रोशनी वाले सीन के बारे में, जो सच में दिल को छू जाने वाला था। टप्पू सेना का वो एक्ट सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि एक मैसेज था जो डायरेक्टली ऑडियंस का दिल तक पहुंच जाता है। उस प्ले में गोली एक फादर बनता है जो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता है। सोनू उसकी वाइफ होती है और गोगी बनता है उनका बेटा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब एक रात गोगी की आंखों की रोशनी चले जाती है और डॉक्टर कहता है कि उसकी आंखों की सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे, तब गोली का कैरेक्टर हेल्पलेस हो जाता है। वो अपने बेटे की रोशनी वापस लाने के लिए लोगों से मदद मांगता है, लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता। उस वक्त उसके चेहरे पर जो दर्द था और मजबूरी दिखाई गई थी, उसने सिर्फ सोसाइटी वालों को ही नहीं, हम जैसे व्यूअर को भी डीपली इम्पैक्ट किया। ये सिर्फ एक प्ले नहीं था, बल्कि उन लोगों की कहानी थी जो रियलिटी में स्ट्रगल से गुजरते हैं। सच बताऊं तो ये सीन देखकर मेरी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। और अगर आपको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई भी सीन देखकर आंखों में आंसू आए हों तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एपिसोड 4409 के अराउंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक नई स्टोरी लाइन आई थी, जहां सोसाइटी वालों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद उन्हें एक बड़ा लॉस होने वाला था, क्योंकि ये पूरा मामला एक फ्रॉड निकला। ये पूरा स्कैम एक एआई स्कैम निकला और सबके पैसे डूबते डूबते बचे। वैसे पैसे की बारिश वाले ग्रुप को छोड़कर अगर ये लोग बिनोमो में ट्रेडिंग करते तो शायद इनको ज़्यादा अर्निंग होती, क्योंकि मैं तो वही करता हूँ। लेकिन आज हम रेट करने वाले हैं उन सभी आर्क को जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स पैसे के मामले में किसी न किसी फ्रॉड या दिक्कत का शिकार हुए, लेकिन बाद में कुछ न कुछ करके बच गए। इसकी शुरुआत करते हैं अभी लेटेस्ट आर्क से, जहाँ गोगी को सट्टा लगाने की आदत पड़ जाती है। वो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अलग अलग टीम बनाकर ऐप में पैसे लगाता था। जब उसकी टीम जीत जाती थी तो उससे उसे प्रॉफिट होता था, लेकिन ऐसा ही करते करते उसे काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया। बाद में वो सबसे उधार मांगता है और वही पैसे लगा देता है बेटिंग ऐप पे। इसके बाद वो सब कुछ हार जाता है और अपना घर छोड़ के भाग जाता है। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि ये सब एक सपना निकला और उसको अपना सबक मिल गया, लेकिन इस आर्क को एक अच्छी सी एंडिंग दी जा सकती थी। लेकिन फिर भी इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा वालों ने एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन सोची थी, जो पिछली स्टोरी से काफ़ी अलग थी। इसीलिए मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद आती है एक और रिसेंट स्टोरी लाइन, जो थी एपिसोड 4018 के अराउंड, जहां एक आदमी फ्रॉड डिलीवरी वाला बनकर माधवी के साथ एक ओटीपी स्कैम कर देता है। वो उसके काफ़ी सारे पैसे चुरा लेता है जो माधवी ने सोना खरीदने के लिए बचा के रखे थे। जब ये बात सबको पता चलती है तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद जेठालाल और अय्यर का पुलिस वाला बनके इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही अच्छा लगा, और आखिर में सोसाइटी के लोग मिलकर उस चोर को पकड़ भी लेते हैं। वैसे ये स्टोरी लाइन ऑनलाइन फ्रॉड जैसे सीरियस इशू के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर भी ये देखने में काफ़ी एंटरटेनिंग थी, इसलिए मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद बात करते हैं उस इंसिडेंट की जो महिला मंडल के साथ हुआ था। अगर आपको याद हो तो एक एपिसोड में महिला मंडल किटी पार्टी के दौरान अपनी ज्वेलरी शॉपिंग के बारे में बात कर रही होती है। एक मस्त सोने का हार या नेकलेस खरीदेंगे। ये बात वहाँ खड़ा एक वेटर सुन लेता है और अपने एक साथी को भेज देता है दया के घर में। वो वहाँ जाके बताता है कि वो सुंदर का दोस्त राकेश सिटी है, जिसके बारे में दया वहाँ खुल के बात कर रही होती है। सोने का झुमका दागीना वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। बाद में वही आदमी महिला मंडल को ठग लेता है और उन्हें नकली सोना बेच के चले जाता है। ये सब दया को तब पता लगता है जब असली राकेश सिटी वहाँ आता है और दया को पता लगता है कि ये तो उसके साथ एक फ्रॉड हो गया। दया तुरंत महिला मंडल को सब बताती है और सब मिलकर एक मस्त प्लानिंग के तहत उस चोर को पकड़ भी लेते हैं। वैसे ये ट्रैक काफी मजेदार था, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़े बहुत पुलिस मंडली का भी तड़का होता तो ये और भी एंगेजिंग हो जाता। फिर भी ये देखने में मुझे काफी फन लगा था, इसलिए मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 5। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबके फेवरेट आर्क की, जो था भिड़े का जैकपॉट स्कैम वाला आर्क। इस ट्रैक में भिड़े के पास एक दिन एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के लकी ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। भिड़े एक्साइटमेंट में सोचता भी नहीं है कि मैंने तो कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो फिर मैं पैसे जीत कैसे गया। और यहीं से शुरू होता है असली फ्रॉड का खेल। फ्रॉडस्टर्स उसे फॉरेन एक्सचेंज, प्रोसेसिंग चार्जेस और अलग अलग फीस के नाम पे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। भिड़े भी धोखे में आ जाता है और पैसे भेजता जाता है। इतना ही नहीं, एक पॉइंट पर वो माधवी के गहने भी गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता है। इसके दौरान जब रिकवरी करने एक आदमी आता है, उसका नाम होता है गफूर घिसेला। एंड आई मस्ट से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आज तक जितने भी विलन आए हैं, आई थिंक उसके डायलॉग्स एंड उसके मीम्स इतने आइकॉनिक हैं कि मुझे आज भी वो बहुत पसंद है। ये बिना रस के गुल्ले
पैसा नहीं है ना तो पैदा करने का, नहीं तो तेरे घर का सामान उड़ा के लेके जाऊंगा। ये क्या है इधर? ये क्या है? ओरिजिनल वर्ल्ड कप। आखिर में जब भेड़े पूरी तरीके से फंसने लगता है तो सोसाइटी के लोग और पोपटलाल की तेज सोच की वजह से वो उन्हें बचा लेते हैं, और ना ही सिर्फ बचा लेते हैं बल्कि उनके पैसे भी वापस आ जाते हैं। पर क्योंकि इस आर्क में गफूर घिसेला था, जो तारक मेहता का उल्टे चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स है, मैं इस आर्क को दूंगा 5 में से 5। लेकिन मुझे पता है कि इस आर्क में आप लोगों के भी बहुत सारे फेवरेट सीन्स होंगे, चाहे फिर वो भेड़े का नाचना हो या फिर गफूर घिसेला की एंट्री। इसीलिए मुझे अपने फेवरेट मोमेंट्स कमेंट में जरूर बताना। और अब बात करते हैं उस आइकॉनिक आर्क की, जो कि लोगों का ही नहीं मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। वो है पीटर फर्नांडिस वाला आर्क। इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब एक आदमी जिसका नाम पीटर फर्नांडिस होता है, वो जेठालाल के पास आता है अपनी कार बेचने। जेठालाल बिना ज्यादा सोचे समझे उसे सोडी से मिलवा देता है, और सोडी भी वो कार अय्यर को बेच देता है 4 लाख रुपए में। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बबीता और अय्यर टेम्पल से निकलते हैं और वहां उन्हें पता लगता है कि पुलिस ने ये कार उठा ली है। यहीं से होती है हमारे फेवरेट इंस्पेक्टर चालू पांडे की धमाकेदार एंट्री। ये उनका तारक मेहता का उल्टे चश्मा में पहला अपीयरेंस था, और कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने शुरुआत में ही अपना स्वैग तारक मेहता का उल्टे चश्मा में दिखा दिया था। इसके बाद का पूरा सीक्वेंस एकदम एंटरटेनिंग था। जेठालाल का शेख बन के पीटर फर्नांडिस से बात करना, सोडी का पीटर को अपनी बातों में उलझाना और सबका मिलके उसे ट्रैप करना, सारी प्लानिंग, धमाका, कॉमेडी और ड्रामा सब कुछ था इस आर्क में। और जब एंड में पीटर को फाइनली पकड़ लेते हैं तो वो मोमेंट भी बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और क्योंकि ये आर्क सिर्फ एक फ्रॉड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें चालू पांडे की एंट्री, सोडी और जेठालाल की टीम अप और पूरी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट थी, मैं बिना सोचे समझे इस आर्क को भी दूंगा 5 आउट ऑफ 5। इसके बाद आता है एक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आर्क, जो था पोपटलाल का सपना से शादी वाला आर्क। इस आर्क में सपना यानी मिंटी, रंजीत और राजा मिलकर पोपटलाल को लगभग 60 लाख रुपए का चूना लगा देते हैं। ना सिर्फ उसका पैसा बल्कि उसका फ्लैट, गहने और हर एक सपना लेके भाग जाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पोपटलाल सपना पर आंख मूंद के भरोसा करने लग जाता है। मूंद के। अच्छा ठीक है। पोपटलाल तो इतना टूट जाता है कि वो गोकुलधाम छोड़कर ही जाना चाहता था और भोपाल शिफ्ट हो जाना चाहता था। उसका हर एक सपना बिखर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे तब आता है जब हमें पता लगता है कि मिंटी अपने ही प्रीति के खिलाफ जा चुकी है और उन सबको पुलिस के हाथों पकड़वा चुकी है, क्योंकि इस बार मिंटी का दिल पलट गया था। उसने पोपटलाल की ईमानदारी और सच्चाई को महसूस किया था, और इस वजह से उसने अपने ही गैंग को एक्सपोज कर दिया। ये पूरा आर्क देखकर एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन फील होता है। पोपटलाल की आंखों में आंसू, उसका सब कुछ खोना और फिर लास्ट में थोड़ा सा जस्टिस मिलना, ये सब बहुत ही दिल छूने वाला था। और फ्रैंकली मुझे पोपटलाल को ऐसे हालत में देखना पर्सनली काफी इमोशनल लगा था। ये आर्क मेरी लिस्ट में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट आर्क में आता है, और मैं इस बारे में और डिटेल में बात करूंगा अपनी अगली वीडियो में, जहां फिर से तारक मेहता के उल्टे चश्मा के बेस्ट आर्क्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस आर्क को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5, लेकिन आप लोग अपनी रेटिंग्स कमेंट में मुझे जरूर बताना। और सिर्फ इसकी नहीं, सारे आर्क्स की जो हमने आज डिस्कस किए। बट ये तो थे कुछ आर्क जहां सोसाइटी वाले फ्रॉड्स में फंसे, लेकिन इसका पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट्स में सजेशन जरूर भेजना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कभी किसी लकी ड्रॉ के चक्कर में भेड़े फंस गया, कभी महिला मंडल को नकली गहने बेच के ठग लिया गया, तो कभी पोपटलाल की जिंदगी में आई एक लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली। और आज इस पार्ट में बात करेंगे कुछ और ऐसे ही धांसू और इमोशनल स्कैम आर्क्स के बारे में, जहां हर बार कोई ना कोई किरदार फंसता है बड़ी चालाकी से रचे फ्रॉड प्लान में, लेकिन आखिरी में मिलती है एक सॉलिड सीख या फिर एक ऑसम एंडिंग। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वैसे बार बार इन चक्करों में पड़ने से अच्छा सोसाइटी वाले अगर बिनोमो में ट्रेडिंग कर लेते तो ज्यादा फायदे में रहते। बट इट्स ऑल राइट, हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 503 के अराउंड महिला मंडल को चस्का चढ़ा था कि उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाना है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने सोसाइटी में आई हुई एक सब्जी वाली के पास क्रेडिट कार्ड देख लिया था। बस फिर क्या था, सब पहुंच गए बैंक क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास ना तो कोई इनकम की सोर्स थी और ना ही कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री। सिर्फ हाउसवाइफ होने के चक्कर में उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सब्जी वाली उन्हें मिलवाती है एक आदमी से जिसका नाम था कुटकुटिया। ये बंदा बिना किसी वेरिफिकेशन के उनको क्रेडिट कार्ड दे देता है, वो भी एक्स्ट्रा लिमिट के साथ, वो भी बिना बताए। जब महिला मंडल शॉपिंग शुरू करती हैं तो बिल आता है डबल ट्रिपल चार्जेस के साथ, उसके साथ लगी होती है सर्विस फीस, हिडन फीस। ये देख के सब टेंशन में आ जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि कुटकुटिया असल में एक स्कैमर है। अरे साला,
ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद होती है पुलिस कंप्लेन। सब मिलके एक्शन भी लेते हैं, लेकिन तब तक कुटकुटिया सोसाइटी वालों को मेंटली हैरेस कर चुका होता है। यहाँ तक कि एक सीन में तो वो गोगी के सर पे बंदूक भी रख देता है। एंड में पुलिस आती है और सबको बचा लेती है और कुटकुटिया का बैंड भी बच जाता है। ये आर्क पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, फुल ड्रामा एंड सस्पेंस, एंड इसीलिए मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो एक बार अब्दुल ने 5 रुपए का दूध रेट बढ़ा दिया था, जिसके चलते सोसाइटी के लोग उससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। वैसे इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं उस आर्क के अंदर छुपे एक स्कैम एंगल की, जहाँ गोकुलधाम के साथ एक बड़ी चालाकी से स्कैम हो जाता है। नाराजगी के चलते सोसाइटी वाले अब्दुल से दूध लेना छोड़कर एक नए दूध वाले संतोष से दूध मंगवाना शुरू कर देते हैं। संतोष उन्हें अब्दुल के कंपैरिजन में सस्ता दूध दे रहा होता है और यही बात सबको सूट भी करती है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि संतोष जो दूध दे रहा है वो दूध असली कंपनी का है ही नहीं, वो नकली दूध है। बाद में सोसाइटी के लोग मिलकर उसका सच सामने ले आते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। बात ये थी कि सोसाइटी ने अब्दुल के साथ अनफेयर बिहेवियर किया था सिर्फ 5 रुपए के लिए, लेकिन फिर भी अब्दुल ने उन सबकी साइड नहीं छोड़ी और सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचा। व्हाइल दिस वाज एन एवरेज आर्क ओवरऑल, उसमें जो मैसेज था ट्रस्ट और हेल्थ इश्यूज पे, वो काफी सॉलिड था। नाइस। इसलिए मैं इस आर्क को स्टिल दूंगा 3 आउट ऑफ 5। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है। इसके आगे बात करते हैं महीना मंडल के साड़ी सेल वाले आर्क की। इस आर्क में महिला मंडल को पता लगता है कि एक जगह साड़ियों की सेल लगी हुई है। बिना कुछ सोचे समझे और बिना पतियों की बातें माने वो पहुंच जाती हैं साड़ी खरीदने। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब साड़ियां पैक होती हैं तो वो साड़ियां बदल दी जाती हैं। घर जाके जब महिला मंडल साड़ियों को खोलती हैं तो पता लगता है कि साड़ियां तो पूरी तरीके से फटी हुई हैं। सबकी हवा टाइट हो जाती है और फिर वो सब पहुंचते हैं वापस उस दुकान में साड़ियों को एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन वहां पहुंच के उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ हो गया है एक बहुत बड़ा स्कैम। दुकान वाला उन्हें रिटर्न करने से मना कर देता है, बल्कि उन्हें धक्के मार के बाहर भी निकाल देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने साड़ियों का बिल नहीं लिया था। तब महिला मंडल गुस्से में आकर गरबा आंदोलन स्टार्ट करने का फैसला कर लेती हैं और जेल जाने तक का मूड बन जाता है। लेकिन वहीं पे एक इमोशनल ट्विस्ट आता है कि दुकान वाले की बेटी उसका हृदय परिवर्तन कर देती है और दुकान वाला अपना स्कैम एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे ये आर्क काफी एंजॉयबल था, इसीलिए मैं इस आर्क को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 और आप अपनी रेटिंग्स कमेंट में मुझे जरूर बताना। 1 eternity later. इसके बाद बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वन ऑफ द ओजी आर्क की, जो था गुलाबो आर्क। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक बार जेठालाल कश्मीर घूमने गया था और वहाँ उसने एक फिल्म में छोटा सा रोल किया था जहाँ वो गुलाबो का पति बना था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब गुलाबो की शादी नहीं हो रही होती और उसके पास उस फिल्म के फोटोग्राफ्स और वीडियो सब होते हैं। गुलाबो ये सब प्रूफ लेकर सीधा आ जाती है गोकुलधाम में और जेठालाल को स्कैम करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि जेठालाल ने दया से दूसरी शादी करी है पहली शादी होने के बावजूद। अब हमें तो पता था कि ये सब झूठ है और गुलाबो बस एक स्कैमस्टर है, लेकिन स्टोरी इतने सस्पेंस के साथ रखी गई थी कि सोसाइटी के लोग भी कंफ्यूज दिखाए जाते हैं। बाद में बात कोर्ट केस तक पहुंचती है और जेठालाल का मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। जब जेठालाल साधु बनने का डिसीजन लेता है, वही मूवमेंट पूरे आर्क का हाईलाइट बन जाता है। उसके बाद गुलाबो का दिल बदल जाता है, वो अपनी गलती मान लेती है और शादी कर लेती है उसी लॉयर से जो जेठालाल का केस लड़ रहा था। बट स्टिल जेठालाल का संन्यास लेने वाला सीन और सारी सोसाइटी का रिएक्शन आज भी मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। और सिर्फ उसी एक्टिंग के बेस पे मैं इस आर्क को दूंगा 5 आउट ऑफ 5। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद आते हैं एक और अमेजिंग आर्क पे, जो मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आर्क है, और वो है खोटे कोचिंग क्लासेस वाला आर्क। इस आर्क में जेठालाल को पता चलता है कि सोनू असल में भेड़े से नहीं बल्कि कोचिंग सेंटर से पढ़ती थी और इसी वजह से उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। जब इसे सामने आता है तो पूरी सोसाइटी के लोग शॉक में चले जाते हैं और मिल के जाते हैं खोटे कोचिंग सेंटर इस मामले को इन्वेस्ट करने के लिए। पता चलता है कि ये खोटे सिर्फ एक स्कैमर है जो टॉपर बच्चों की फोटोज अपने होर्डिंग्स पर इलीगली यूज करता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स को पैसा देके चुप कराना हो या धमकी देके। बिना किसी परमिशन के वो बच्चों की अचीवमेंट का क्रेडिट लिया करता था। इसके बाद सब कुछ सस्पेंस में चले जाता है और उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है पोपटलाल की, जिसका दिमाग इस बार फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट मोड में चले जाता है। उसकी स्मार्टनेस की वजह से खोटे एक्सपोज हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। ये आर्क सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं था बल्कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देता है कि
कैसे एजुकेशन के नाम पे लोगों के साथ स्कैम होते हैं, और इसमें इमोशंस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ था। ऑनेस्टली मैं तो आज भी इस आर्क को बार बार देख लेता हूँ क्योंकि ये इतना एंगेजिंग है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस आर्क को मैं बिना सोचे समझे दूंगा 5 आउट ऑफ 5। बड़ी तो थी मेरी रेटिंग्स इस सारे स्कैम आर्क को लेके, लेकिन आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।